उतार चढ़ाव के बीच हल्की कमजोरी के साथ बाजार में कारोबार बचा है दिन का आखिरी 1.5 घंटा। देखते हैं किस तरह की होती है आज क्लोजिंग और क्या करें कल की तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। इवेंटफुल डे रहा है। शुरुआत उतनी खराब नहीं थी, इनफैक्ट अच्छी शुरुआत हुई। थोड़ी स्ट्रेंथ इनिशियली बाजार ने दिखाई, बट उसके बाद ग्लोबल संकेतों के बीच थोड़ा हम दबे हुए हैं। खबरें भी काफी सारी आ रही हैं, एक्शन भी भरपूर है। आइए एक बार पहले इस समय की बड़ी बातें जान लेते हैं सर के साथ और फिर करेंगे बाजार पर चर्चा। क्या कह रहा है बाजार सर? देखो, बड़ी बात में दीप अगर अच्छा देखना है तो ये कि गिरे नहीं है ज्यादा, बिल्कुल सर। और खराब देखना है तो ये कि भी थोड़ा कमजोर है। हम कल शुक्रवार की तेजी के बाद कमजोर नहीं होना था, मजबूत होना था, लेकिन आज कमजोर है। अब बड़ी बातें देख लीजिए। सीमित दायरे में उतार चढ़ाव है। 16,950 सपोर्ट रेंज जहां पर शुरू होती है, एग्जैक्टली वहीं पर निफ्टी आपको नजर आएगा इस वक्त। और बिल्कुल सपोर्ट रेंज के नज़दीक भी है, दिन के लो पॉइंट के नज़दीक भी है निफ्टी इस वक्त, जब हम 2 बजे आखिरी 1.5 घंटे में प्रवेश कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 38,115 का लो बनाया, वहां से लगभग 101 पॉइंट ऊपर है, लेकिन 38,200 38,350 की जो रेंज है सपोर्ट की पहली वाली, उसी रेंज में बैंक निफ्टी भी फंसा पड़ा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का हाल। फार्मा, ऑयल एंड गैस, सरकारी कंपनियां, ये तीन थोड़े बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ऑयल एंड गैस में भी ओएनजीसी, ऑयल इंडिया वगैरह अच्छे हो गए। सरकारी कंपनियां चुनिंदा अच्छी, पावर से रिलेटेड। बाकी सारा मामला ढीला है ना। बाकी सारे इंडेक्स आधा % नीचे आपको नजर आएंगे। डॉलर 81 रुपये 80 पैसे के आसपास है। $1 खरीदने के कितने पैसे देने वाले? शुक्रवार को जो रिकवरी हुई थी लगभग खत्म होती हुई दिखी। डाउ फ्यूचर्स कुछ करने के मूड में दिख नहीं रहे, न तेजी करनी है न मंदी करनी है। लेकिन हाँ, अच्छी बात है कि हमारा सेंटीमेंट ठीक रखने के लिहाज से हल्के हरे निशान में 5-25 पॉइंट ऊपर ही दिखते हैं, नीचे नहीं दिखते हैं, उससे थोड़ा ठीक लगता है। बाकी यूरोप 1 से 1.5% कमजोर है आज के सेशन में। तो ये है अब तक का पूरा एक्शन आपके लिए बाजारों का, सुबह 9:15 बजे से लेकर अब 2 बजे तक का। बिल्कुल। और आपने आज सुबह एक बात भी कही थी कि शायद अब प्राइस वाइज करेक्शन हो गया, अब टाइम वाइज कंसोलिडेशन या करेक्शन देख सकते हैं। क्योंकि किसी को अगर शॉर्ट करना है तो कन्विक्शन नहीं दिख रहा है, किसी को अगर खरीदना है तो अभी तक एटलीस्ट डेज लो नहीं तोड़ा है बाजार ने, तो वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है। तो करे तो क्या करें? मतलब आप सुबह मार्केट खुलने के बाद कोई भी एक डायरेक्शन का बेस्ट ट्रेड लेके 75 पॉइंट कमा के दिखा दो निफ्टी में। हाँ, नहीं होगा, है ना। हो ही नहीं रहा है। आपने 17,100 पे टॉप पे बेचा हो तो 75 पॉइंट बनाना मुश्किल, 100 पॉइंट बनाना मुश्किल हो जाता है। नीचे एकदम सही लेवल पर ले हो तो मुश्किल है। तो आई थिंक बेहतर ये है कि टाइम वाइज करेक्शन होगा। इस टाइम वाइज करेक्शन में सपोर्ट रेंज में जब पहुंचे, जो कि 16,850 16,925 की है, जहां पर अब आप एंट्री कर रहे हैं, धीमे धीमे नीचे खरीदारी के मौके बनेंगे। ऊपरी स्तरों पर आपका वही है 17,100 के आसपास आपको रुकावट आनी है, वहां पहुंचेंगे तो फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब क्योंकि आप काफी वक्त 17,000 के नीचे बिता रहे हैं दीप, तो 17,000 17,025 पहला सप्लाई जोन बनेगा। तो 16,850 16,925 जगह है सपोर्ट की, 17,000 17,025 जगह है प्रॉफिट बुकिंग की। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 38,200 के आसपास है। ये 38,050 आखिरी उम्मीद है। यहाँ से 100-125 पॉइंट और नीचे, उसके नीचे जाकर 38,000 के नीचे ट्रेड किया तो फिर मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है। तब आपको सीधा 36,550 से 36,750 की रेंज देखनी है। तो वो नहीं टूटना चाहिए और नहीं टूटेगा, ऐसा लगता है मुझे, नहीं टूटेगा। 38,000 38,050 सपोर्ट ले लेगा। और ऊपर में वही यदि 38,500 38,625 की रेंज ऐसी है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आनी आज देख लीजिए 38,641 का हाई है। 17,100 का ऊपर का लेवल बोल रहे थे, 17,114 का हाई है। सो मार्केट एकदम परफेक्ट है। इस मार्केट में लेवल्स के हिसाब से पूरा काम हो रहा है। जब लेवल्स के हिसाब से पूरा काम हो रहा हो तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जब नीचे आए सपोर्ट रेंज में तब डर के दुम दबा के भाग में जाना। ऐसा नहीं कि अब मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो नहीं लूंगा, वहाँ लेना है। और जब वापस से बढ़िया हो जाए, ऊपर आता दिखे, तब ऐसा मत सोचना है कि ब्रेकआउट हो रहा है। ये मार्केट है ही नहीं जिसमें आप ब्रेकआउट पर शेयर खरीदें और ब्रेकडाउन पर बेचें। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पे बेचना पड़ेगा और सपोर्ट पे खरीदना पड़ेगा। कर सकते हैं? आपको पूछ रहा हूँ मैं, आप कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो एंजॉय कीजिए, शो चलेगा 1.5 घंटा अगला। बिल्कुल। और क्या करना है? हाँ, इससे पैसे भी नहीं लगते हैं। बाकी कुछ भी करेंगे उसके पैसे लगेंगे, ये तो मुफ्त में ही देखना है। हाँ, तो आज लर्निंग का डे मान ले। हाँ, मतलब अर्निंग तो नहीं हो रही है। आप कर पाए तो अर्निंग, नहीं तो लर्निंग। एल ही तो हटाना है। जब लर्निंग में से एल हट जाता है, जब आप समझदार हो जाते हैं तो आप अर्निंग करने लगते हैं। ठीक है, चलिए। गाड़ी में पीछे एल ही लगवाते हैं ना? एल ही लगाते हैं, बिल्कुल। आजकल तो कोई लगाता है, पहले तो लगाते थे, आजकल तो कोई लगाता है। पहले तो जिसके पीछे लर्निंग लगाओ ना, मैं तो भाई दूर तक, हाँ, पहले दूर खाली इसको ओवरटेक नहीं करना जब तक कि बहुत ज्यादा 2 गाड़ी बीच में जितनी जगह ना, कब भरोसा नहीं, 4 फीट इधर 4 फीट इधर ले ले, यू नेवर नो। बिल्कुल। सो लर्निंग वालों से तो सभी डरते हैं।
चलिए तो ठीक है, ये समय बाजार का मूड माहौल, ऑफ कोर्स डेटा भी समझेंगे, स्ट्रैटेजी भी लेंगे और सारे एक्सपर्ट से भी करनी है बातचीत। आइए खबरें पहले जान लेते हैं और साथ ही जान लेते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। कुशल अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स क्या है इंपॉर्टेंट। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिए आज बताएगा, देख लेना। बताओ कहाँ का छुट्टी है? पहले थोड़ी सी और खबरें बता देता हूँ। बताइए कुशल। तो सबसे पहले है टाटा मोटर्स फाइनेंस है। यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कारोबार को डिमर्ज करने पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही आईडीबीआई विनिवेश को लेकर जो कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज है उनकी ईओआईज पर बोर्ड बैठक है। साथ ही यूएस फेड की जो है क्लोज डोर बोर्ड मीटिंग होने वाली है, तो देखना होगा कि वहाँ से ऑब्वियसली पब्लिक में तो ये फैसला नहीं आएगा, बट उसके बाद का क्या रिएक्शंस होता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इनफैक्ट 4 अक्टूबर कल के दिन में यहाँ पर क्विक हिल टेक्नोलॉजीज फोकस में रहेगा, क्योंकि इनका बाईबैक जो 150 करोड़ रुपए का है वो खुलता हुआ दिख रहा है। साथ ही एक नया आईपीओ इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, करीबन 500 करोड़ का ये आईपीओ है, ये खुलता हुआ नजर आएगा। 56 से 59 रुपीज़ इसकी प्राइस बैंड रखी गई है। अब छुट्टियों की बात, इसमें हांगकांग के बाज़ारों में कल हॉलीडे है। 5 तारीख दशहरा के अवसर पर हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग हॉलीडे है। साथ ही सामवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, इनकी रिकॉर्ड डेट है बोनस शेयर जो इन्होंने जारी किया था। यूरोप के लिहाज से जो इनकी सेंट्रल बैंक है उनकी नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीट है। और मोर इम्पॉर्टेंटली बुधवार को कच्चे तेल पर बड़ा फोकस रहेगा, क्योंकि ओपेक प्लस की वियना में बैठक होने वाली है। ये फर्स्ट इन पर्सन बैठक होती हुई दिखेगी और करीबन 1 मिलियन बैरल्स पर डे के कटौती पर विचार किया जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। और कच्चे तेल में तो हम बड़ा उछाल इस समय देख रहे हैं, उस पर भी करेंगे फोकस शो के दौरान। आइए पहले कुछ और खबरें भी जान लेते हैं अरमान के साथ। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए जी। कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों के अपडेट बाद में आते हुए दिखे हैं, जिसमें M&M है, जिसमें अगर आप देखेंगे सितंबर महीने में जो उनकी कुल बिक्री अगर आप देखेंगे तो 130% जो है बढ़कर आती हुई दिखी है। और ये जो सेल्स आई है वो रिकॉर्ड सेल्स वॉल्यूम है जो आती हुई दिखी है। बजाज ऑटो की अगर बात करें तो वहाँ पर भी अगर सितंबर में अगर आप कुल बिक्री देखेंगे तो लगभग 2% घट कर आई है। और अगर आप जो मेजर जो इनको पेन आया वो एक्सपोर्ट में आया है, क्योंकि एक्सपोर्ट में अगर आप गिरावट देखेंगे तो 33% की आपको बड़ी गिरावट वहीं पर आती हुई दिखी है। स्टरलाइट टेक गोवा में फाइबर से जुड़ने के लिए जो पहला इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है वो इन्होंने लॉन्च करा है, जिसका नाम ग्राम गैलेक्सी है। उसके जरिए ये गांव में जो फाइबर है उसको जोड़ेंगे। स्टील स्ट्रिप व्हील्स, वहां पर भी अपडेट आता हुआ दिखा है सितंबर महीने में। उनका अगर आप एलॉय व्हील्स की अगर आप बिक्री देखेंगे वाई आधार पर 156% बढ़कर आई है। वहीं अगर आप सितंबर में टर्नओवर की बात करेंगे तो वहां पर भी लगभग आपको 20% के आसपास की आपको बढ़त दिखेगी। नायका बोनस शेयर्स की मंजूरी मिल चुकी है। 1 शेयर पे 5 शेयर्स जो हैं मैनेजमेंट ने बोनस शेयर्स दिया है। मैगमनी फिनकैप पर भी ध्यान रखिएगा, जहां पर भविष्य के प्रोजेक्ट के लिए जीआईडीसी दहेज में जो इन्होंने जमीन जो है वो खरीदी है। एस्टर डीएम हेल्थ पर, जिसमें कंपनी ने NHR खरीदी थोड़ी आती है, दहेज में तो ऐसे ही मिलती है। ये वो वाली जगह का नाम है सर। अच्छा, जगह का नाम है जी सर। मुझे लगा दहेज में खरीदी आपने कहा है। उसका नाम है दाहेज। दाहेज इसीलिए शायद कंफ्यूजन। दाहेज गुजरात में है ना? यस सर। हाँ, दाहेज। हाँ, बताइए। एस्टर डीएम हेल्थ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी ने NHRI के साथ करार किया है। और ये जो करार है ये हॉस्पिटल ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए जो है करार किया गया है। और अगले 1 साल में इस करार के जरिए 500 से 700 नए बेड्स जो हैं वो जोड़ने की योजना है। IDFC फर्स्ट बैंक, इनका भी अपडेट आता हुआ दिखा है, जिसमें अगर आप डिपॉजिट्स देखेंगे तो वो 36% बढ़कर आए हैं। और वहीं कासा रेशियो अगर देखेंगे तो कासा रेशियो में भी आपको थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। 50.4% से बढ़कर लगभग 51.4% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें कोल इंडिया लगभग 41 लाख शेयर्स, NHPC 11 लाख और ICICI बैंक लगभग 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है ढेर सारे खबरों वाले शेयर, जहां पर आज दिखा सुबह बाजार खुलने के बाद एक्शन ही से एक्शन को बढ़ाएंगे आगे हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, आशु मदान साहब, बाकी सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार। और किरण जी भी मुस्कुराते हुए हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर, और एक नहीं 2 कोल के साथ वागले साहब तैयार है। लगता है किसी न किसी चीज की भरपाई करने के लिए। बिगुल, बताएं वागले साहब। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। दीपांशु, गुड आफ्टरनून। मुझे बेचना है टीवीएस मोटर्स, जिसमें अभी एक ब्रेकडाउन आ रहा है। ऑटो स्टॉक्स वीक है, मारुति, टीवीएस मोटर्स सारे वीक है। उसमें टीवीएस मोटर्स अभी 1000 के लेवल ब्रेक करने की तैयारी हो रही है। जैसे ये टूटेगा कम से कम एक 20 रुपए की मूव आनी चाहिए आज और कल में। आज का स्टॉप लॉस 1008 का होगा।
और आपका टारगेट होगा 980 का। और फार्मा में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है, ग्लेनमार्क बाय करके चलना है 404-405 के रेंज में, 397 का स्टॉप लॉस होगा, 418 से 422 तक के टारगेट्स में 1 से 2 दिनों में देख रहा हूँ। 418-422 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क में करनी खरीदारी। टीवीएस के एक बार जरा लेवल्स फिर से बताएं वागले साहब। अनिल जी 1008 का स्टॉप लॉस होगा, आपका टारगेट 980 का होगा। 980 का टारगेट, 1008 का स्टॉप लॉस, और ग्लेनमार्क में करनी खरीदारी आपको 418 और 422 के टारगेट के साथ 397 का स्टॉप लॉस। आइए आशु सर भी हमारे साथ तैयार हैं, पहले एक बार जरा उनसे राय ले ली जाए मार्केट पर भी, और मार्केट के साथ साथ अगर निफ्टी पर कोई स्प्रेड बनाना है, बुल या बेयर स्प्रेड। आशु सर स्वागत है, नमस्कार, बताएं सर। अनिल जी देखिए, मार्केट मंथली एक्सपायरी के बाद मतलब एक वो जब बहुत बड़ा हादसा होता है उसके बाद जो एक बाउंस बैक होता है वो हमने फ्राइडे को देखा, तो वो एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, थोड़ा था शायद ज्यादा हो गया होगा मतलब, लेकिन वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। अनिल जी इतनी खराब एक्सपायरी, मतलब हम नवरात्रों की बात करते हैं, आई थिंक अगर पूरे साल में और वीक में देखा जाए तो अनिल जी थर्सडे वाज वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपायरीज इन द इंटायर ईयर। तो ये मतलब जो एसोसिएशन होती है ना, कितना मतलब बड़ा धोखा हो जाता है। तो उसके बाद का अनिल जी जो बाउंस बैक आया ना, वो एक एक्सपेक्टेड बाउंस बैक है, वो नॉर्मली ऐसा होता है। आज वो बाउंस बैक फिजल आउट कर गया। आज शाम को फेड की मीट भी है, मुझे तो लगता है कि शायद कुछ पॉजिटिव बोलना चाहिए क्योंकि इतना खराब हो रहा है उनके लिए भी, उनकी मार्केट्स के लिए भी। सो लेट्स सी क्या होता है। बट अनिल जी ओवरऑल मार्केट एक रेंज में लगती है, मुझे 17,300 के ऊपर नहीं लग रही और 16,600 के नीचे नहीं लग रही। तो इस व्यू के प्रीमाइस पे हमने 2 स्प्रेड्स बनाए हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं अभी स्प्रेड। और उसके अलावा अनिल जी देखो, नई एक्सपायरी शुरू हुई है, तो मैं ना लॉन्ग और शॉर्ट स्टॉक्स आपसे शेयर करना चाहता हूं कि कौन से स्टॉक्स हैं। अभी कोई स्पेसिफिक कॉल्स में स्प्रेड्स नहीं दे रहा हूं, एक्सेप्ट 1 स्टॉक प्रॉब्ली आई विल कवर, लेकिन मैं लॉन्ग और शॉर्ट स्टॉक्स अनिल जी जरूर कवर कर देना चाहता हूं। अब आप पहले अनिल जी लॉन्ग वाले सुनना चाहते हैं या शॉर्ट वाले, ये आपकी चॉइस है। हम तो दोनों साथ साथ में सुने, 2 कान दिए ऊपर वाले ने इसीलिए, एक में लॉन्ग का सुनो, एक में शॉर्ट का सुनो, और एक मुंह इसलिए दिया ताकि बोलो कम, तो मैं तो सुनने में ज्यादा विश्वास करता हूँ। बताएं सर। तो अनिल जी देखिए, जो लॉन्ग स्टॉक्स हैं, मुझे कैपिटल गुड्स, L&T, भेल अच्छे लगते हैं, सीमेंट अच्छा लगता है, DLF अच्छा लगता है, कॉनकोर अच्छा लगता है, अंबुजा भी अच्छा लगता है, और डेल्टा कॉप अनिल जी हम हर महीने कवर करते हैं, स्प्रेड भी बनाते हैं। अब अनिल जी उसकी ब्रॉड रेंज 190 215 ये चल रही है, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स। तो मुझे लगता है कि अनिल जी मतलब कहीं अगर आप पिछले दिनों में देखें अनिल जी, इतनी मारामारी हो गई नीचे में, लेकिन डेल्टा में कोई गिरावट भी नहीं आई। तो मैं एक एक करके कवर करता हूं, जो कैपिटल गुड्स और सीमेंट स्टॉक, ACC, अंबुजा, ये सब अनिल जी लॉन्ग लगते हैं। L&T भी अच्छा लगता है, भेल अच्छा लगता है, IT भी मुझे लगता है सेम्बलेंस है। अब अनिल जी क्या नहीं अच्छा लगता है, इनमें मैं एक दो चीजें जरूर शेयर करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अनिल जी ऑटो का बहुत ज्यादा मतलब एक वो यूफोरिया बना हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि ऑटो का मुझे लग रहा है कि टॉपिक सिग्नल है, तो इसमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट अनिल जी टाटा मोटर। अनिल जी मार्केट में परसों भी एक तेजी आई थी, आज भी मतलब ठीक ठाक मार्केट था। अभी अगर मैं लास्ट का आधा 1 घंटा छोड़ दूं कि जब एक बार मार्केट में फिर गिरावट आई, तो अनिल जी 2-3 स्टॉक्स में इंपॉर्टेंट शेयर करता हूं कि जिनमें मुझे इस एक्सपायरी में लग रहा है कि आई माइट बी सरप्राइज, आई मीन एवरीबडी विल बी सरप्राइज ऑन द नेगेटिव साइड, कुड बी टाटा मोटर एंड टाटा पावर। तो अनिल जी इन स्टॉक्स में मुझे लगता है कि ध्यान रखना चाहिए नीचे की तरफ। और अनिल जी मुझे लगता है कि ITC भी जो पिछले महीनों का जो अपमूव था, अब अनिल जी कहीं वो साइडवेज टू नेगेटिव करेक्शन में आ जाएगा। कोई खराब नहीं लगता ITC, लेकिन अनिल जी जिसके पास ITC है मुझे लगता है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अभी जैसे अभी आपने कहा था टाइम करेक्शन, ये टाइम करेक्शन और प्राइस थोड़ी बहुत करेक्शन में लंबा भी जा सकता है ITC, तो इसमें भी एक अपमूव है। मुझे लगता है कि अनिल जी वो फिजल आउट हो रही है। अनिल जी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अदानी मतलब 1500 से 3500 था तो बाहर वालों ने मजे कर लिए, अब जब 3500 आ गया तो अनिल जी उसको निफ्टी में डाल दिया, आज निफ्टी वही गिरा रहा है। तो अनिल जी निफ्टी ने ऐसा क्या मतलब बुरा किया था जो अदानी को 3500 में निफ्टी पे डाल दिया? 1500 में डालना चाहिए था तो मजा भी आता। तो अनिल जी इंडेक्स मुझे लगता है कि साइडवेज मतलब 16,600 की रेंज और 17,300 उसके दायरे में रहना चाहिए, और उसके लिए मैं 2 स्प्रेड देता हूं। अनिल जी एक स्टॉक है जो मैंने मतलब बहुत पहले वेल्थ डिस्ट्रॉयर आइडेंटिफाई भी कर लिया था, और अनिल जी उसमें मुझे दोबारा बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अनिल जी बिगेस्ट ब्रेकडाउन और वेल्थ डिस्ट्रॉयर इस साल का निकल के आए, जो शायद आप दिवाली पे या क्रिसमस पे या न्यू ईयर पे रिसर्च करेंगे। और अनिल जी इस स्टॉक पे यहां के लेवल से भी मतलब बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर हो सकता है। इसमें मैं एक कंट्रीब्यूशन चाहूंगा अपने मतलब
चार्ट्स के द्रोणाचार्य कुणाल जी का, और अगर वो यहां जवाब नहीं देंगे तो अनिल जी ट्विटर पे पूछ लूंगा, वहां तो वो दे देते हैं। अनिल जी वो स्टॉक है IEX। अनिल जी IEX इतना बड़ा लैगार्ड है, और जितना मुझे अनिल जी मैंने इसकी स्टडी की है और जो मैंने अभी इसकी ओनरशिप देखी है, अनिल जी इतना बड़ा पैसा इसने लोगों का मतलब गवाया है या मतलब वर्चुअली लूटा है। हाँ। क्योंकि अनिल जी 200 रुपए से मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था कि ट्रेडर्स डिलाइट है। और अनिल जी मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर ISC आने वाले टाइम में 2 डिजिट्स में भी चला जाए। ये अनिल जी एग्रेसिव कॉल है, मैं इसमें सेलिंग की कॉल नहीं दे रहा हूं, लेकिन अनिल जी कहीं अगर मुझे कुणाल जी का सपोर्ट मिल जाए, कुछ है कुणाल जी का अभी सपोर्ट दिलवाता हूँ सर। एक मिनट रुके कहाँ कुणाल जी, जरा कुणाल जी को मिलाओ। आशीष, हाँ कुणाल जी पहले आपको द्रोणाचार्य का, पहले तो आप अंगूठे की जगह क्या क्या मांगोगे पहले वो बताओ। पहले तो वो काम पहले निपटाए अपन कि आशीष जी से आपको सिखाने के बदले में गर्दन लेनी है, हाथ लेने हैं, जीभ लेनी है, क्या क्या मतलब क्या लेना है आप ये बताइए पहले। अनिल जी हाँ जी एक मिनट, अभी आशीष जी आपने खुद ने बोला है कि ये द्रोणाचार्य है, आप एकलव्य है, दक्षिणा तो लगेगी, बताइए सर। जी आशीष जी सुनिए तो अनिल जी देखिए, अगर अनिल जी, हाँ जी एक मिनट आशीष जी को पहले बोल देने थे। नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, पहले आशीष जी अपनी बात रख ले, उसके बाद मैं कुणाल जी के पास आता हूँ। जी आशीष जी। अनिल जी उसका फ्लिप साइड भी ध्यान रखना, द्रोणाचार्य को धोखा देके मार दिया भी गया था, तो अनिल जी वो भी ध्यान रखना उस चीज का, सिर्फ उंगली नहीं मिलेगी। हमने आगे का पढ़ाई नहीं, हमने हमारा काम वही तक का था। जी द्रोणाचार्य, सॉरी जी कुणाल जी जी। अनिल जी देखिए, अनिल जी किसी दूसरे युग में जन्मे होते, हाँ। तो अनिल जी आशु जी का अंगूठा तो देखिए किसी काम का है नहीं, ठीक बात है, उनकी जीवा बड़ी काम की है अनिल जी। तो मांग तो अनिल जी जीवा की करनी चाहिए, अनिल जी थोड़ी शांति बनी रहे, कुछ और बड़ा सोचो आशु जी, सॉरी कुणाल जी। लेकिन अनिल जी फिलहाल कलियुग में नहीं कुछ बड़ा सोचो, ये बिना जीप के भी लोगों को डरा देंगे, बिना जीप के भी डरा देंगे। कुछ और सोचो, बट एनीवे ये मजाक की बात है। IEX चार्ट बताइए कुणाल जी, जो आशु जी बोल रहे हैं आप सपोर्ट करेंगे? अनिल जी विकल्प ही नहीं है, कोई चार्ट ही ऐसा चुना है आशु जी ने। अनिल जी आजकल पूरा बंदोबस्त करके आते हैं आशु जी, चार्ट वार्ट दिखवा कर आते हैं अनिल जी, उसके बाद पूछते हैं। तो अनिल जी चार्ट बहुत कमजोर है IEX का, लगातार मंदी चल रही है, लगातार लोअर पीक्स बन रही है, कई बार पुल बैक आए, लेकिन किसी में भी कोई बड़ी तेजी में ट्रांसलेट नहीं हुआ। तो मैं सहमत हूं, हालांकि मुझे लगता है अनिल जी अभी कोई फ्रेश ट्रिगर बेचने का नहीं है, थोड़ा सा उछाल आ जाए तो वहां बिकवाली करें। और मैं मानता हूं इस बात को कि स्टॉक में 120 110 के लेवल्स भी आ सकते हैं, तो ओवरऑल वीक विकेट पर है, उछाल में बिकवाली कराए। ओके, तो ये है आपके लिए, आशु जी के लिए राय आपके IEX पर। आइए अगला बिगुल है सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी मेरे पास सेल कॉल है, स्टॉक के अंदर वीकनेस है, और ये स्टॉक जब मेरे रडार पे आता है मैं इसके अंदर बाय सेल दोनों तरफ के व्यूज निकालता हूँ। स्टॉक का भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 522.50, 523, 522.50, 523। स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ के अंदर वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, कल का लो ब्रेक हो चुका है। HDFC लाइफ के अंदर यहां से बिकवाली देखने को मिलनी चाहिए। 532 रुपए इसका ऊपर में रेजिस्टेंस है, 532 का स्टॉप लॉस लगा के HDFC लाइफ में यहाँ पे सेल का व्यू लेके काम करें। 1 से 2 दिनों के लिए ट्रेड होगा। 511 रुपए का इसके अंदर पहला टारगेट बनेगा, 505 रुपए का इसके अंदर दूसरा टारगेट बनेगा। 532 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करें, 511 505 के टारगेट से। 511 505 दो टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। आइए अगला बिगुल एक बार फिर से आशु जी के लिए, सिंह के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर, अब कौन से स्प्रेड बनाने हैं वो बताइए सर। अनिल जी एक तो निफ्टी में बनाना है। निफ्टी हालांकि मतलब ये बहुत मंदी दिखा रहा है, आज भी 160 पॉइंट है, बट जैसे मैंने बोला कि अनिल जी मुझे मार्केट रेंज में लगती है, वॉलेटिलिटी रहेगी, और सबसे बड़ी बात है अनिल जी वेंसडे की छुट्टी है, तो हमारे जो अप स्प्रेड बन रहे हैं 2 दिन का ट्रेड है। तो अनिल जी पहला तो पुट स्प्रेड बनाना है, 17,000 की पुट लेनी है एक, और 16,800 की 2 बेचनी है। तो पहला अनिल जी बियर स्प्रेड है, 17,000 की एक पुट लेनी है, 16,800 की 2 पुट बेचनी है। इसको बनाने में अनिल जी एक भी पैसा आपको नहीं लगे देना पड़ेगा, जीरो कॉस्ट पे आपका बनेगा, सिर्फ आपको मार्जिन देना है। ये अनिल जी सेफ है 16,600 तक।
मैं फिर रिपीट करता हूं अनिल जी, 17,000 की एक पुट बाय करनी है, 16,800 की 2 पुट बेचनी है, कॉस्ट जीरो है, मार्जिन लगेगा जो लगेगा, 16,600 तक सेफ है, ऊपर में कोई लॉस नहीं होगा। अनिल जी ये जीरो कॉस्ट में बना रहे हैं, अगर मार्केट यहां से 50 पॉइंट भी रिकवर करती है या कल भी इस लेवल के आसपास खुलती है तो अनिल जी कम से कम इसमें 20-25 रुपए का प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। और अनिल जी अगर 16,800 तक निफ्टी आ जाता है और 100 पॉइंट तो इसमें जैकपॉट भी लग सकता है। बट ये अनिल जी मुझे ट्रेड बहुत अच्छा लग रहा है, जिसको रिटर्न चाहिए तो ये बहुत अच्छा जीरो कॉस्ट का ट्रेड है, ये बनाना चाहिए। दूसरी चीज अनिल जी, जैसे हमने फ्राइडे को एक अपमूव देखा था, ऐसा अपमूव भी रूल आउट नहीं कर सकते कि दोबारा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि मार्केट अनिल जी मंथली एक्सपायरी के बाद बहुत हल्की है, जो पोजीशन है ना बहुत हल्की है, तो दोनों तरफ इस तरह के आप 200 पॉइंट प्लस माइनस के मूव देखेंगे। तो अनिल जी उसके लिए 17,000 की एक कॉल लेनी है और 17,200 की 2 कॉल बेचनी है। ये जो स्प्रेड बनेगा अनिल जी 30 से 32 रुपए में बनेगा। मैं फिर बोलता हूं बुल स्प्रेड अनिल जी 17,000 की एक कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 104-5 रुपए, और 17,200 की बेचनी है अनिल जी, इसका 37-38 रुपए का भाव चल रहा है। तो अनिल जी 30-32 रुपए इसमें कॉस्ट लगेगी। ये कहां तक सेफ है? 17,400 तक। तो मेरा अनिल जी जो बाउंस आया था या फिर आ सकता है, जो बेस्ट केस सिनेरियो मुझे लगता है वो 17,300 लगता है, 250 से 300, दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। और अनिल जी बेस्ट चीज इन दोनों स्प्रेड्स में है कि आपको बहुत ज्यादा लंबा टाइम नेगोशिएट नहीं करना पड़ेगा। आज मंडे मार्केट बंद हो रही है, ट्यूसडे कल खुलेगी, शाम को फेड की जो एक स्पेशल मीट है उसमें देखते हैं क्या निकल के आता है, और वेंसडे छुट्टी और थर्सडे एक्सपायरी है। तो अनिल जी 2 दिन के लिए अगर ये एक बनाना चाहता है, कोई भी दोनों में से एक बना ले जिसको जो पसंद है, और अगर दोनों बनाना चाहते हैं तो 16,600 से लेकर 17,400 तक, ये 800 पॉइंट की रेंज है, जिसकी कॉस्ट है आपकी सिर्फ 32 रुपए, और ये 32 रुपए आपको 132 रुपए भी दे सकते हैं। तो अनिल जी इस रेंज के लिए स्प्रेड बनाया है, कोई बहुत ज्यादा मंदी नहीं लग रही है, क्योंकि वी आर अवे फ्रॉम मंथली एक्सपायरीज बिहाइंड अस, तो पोजीशन कम है, और तेजी भी अनिल जी बहुत ज्यादा नहीं लग रही। जिस तरह से स्टॉक्स में मतलब वो आ रहा है अनिल जी, अदानी को देखिए ना, मतलब अब 3500 में डाल दिया और 3200 कर दिया, सारा निफ्टी का फॉल तो अदानी मतलब मारने को आ रहा है। तो अगर निफ्टी से पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल ली किसी ने, तो मुझे लगता है कि अनिल जी अगर अदानी 300 रुपए घटने के बाद 100 रुपए की रिकवरी आती है, या कोई फेड मीट का पॉजिटिव स्टेटमेंट आती है, क्योंकि कंसर्न्स तो है कहीं ना कहीं तो सूद करना पड़ेगा मार्केट को। आशु जी क्या पता, आशु जी क्या पता बाद में तेजी के टाइम पे यही काम आएगा तो किसको पता। मुझे क्या भाव है एक मिनट अदानी का भाव? एक मिनट भाव कितना है अदानी एंटरप्राइजेस? कहाँ गया भाई, जरा लाओ भाव लेके आओ तो। अदानी एंटरप्राइजेस दिखाइए जरा भाव एक बार। हाँ 3200 रुपये, ठीक है। आशु जी की शिकायत है कि बहुत लेट आया अंदर, यस बराबर है। अब जब 500-700 हज़ार था तब मुझे याद है कुणाल जी राकेश जी ने एक बॉन्ड खोल दिया था 2000 का, वो भी 2000 तक ही देख पाए उस समय। आज 3032 हो गया, तो क्या पता 32 वाला 5000 या 10,000 ना हो जाए, यू नेवर नो। मैं कोई भाव तो ऊपर का तो हिसाब किताब ही नहीं है, नीचे का हिसाब किताब है। करेक्ट सर। तो वैसा हाल है। सो मेरे ख्याल से कुणाल जी आपने दिया था ना 500 के आसपास, मुझे याद है एक बड़ा सा आपने बहुत ही बोल्ड और ऐसा खोल दिया था 2200 के टारगेट के साथ। बिल्कुल अनिल जी, देखिए आपके याददाश्त के तो हम सभी कायल हैं अनिल जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। 500 रुपए के आसपास मैंने और राकेश जी ने कई बार इसको खरीदारी की राय दी थी, और उस बार बड़ी जोर से हमने कहा था कि इसको खरीदें। 2000 का बड़ा बोल्ड टारगेट दिया था अनिल जी, और अब ये 3200 के आसपास चल रहा है। उसके बाद भी 1-2 बार खरीदारी की राय दी है अनिल जी, तो बड़ी जबरदस्त तेजी है। और अनिल जी एक बात मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि अनिल जी जो स्टॉक 500 रुपए का शेयर 3000 हो जाए, वो 3000 से 8000 नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बिल्कुल राइट ऑफ नहीं करना चाहिए अडानी को अनिल जी। सच आशु जी आपने मिस की, और वो रिसर्च थी एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले की, बुधवार की। यस, बुधवार को वरुण ने एक रिसर्च रखी थी, और उसमें कहा था कि जो स्टॉक निफ्टी में से बाहर जाता है, जो निफ्टी में आता है, उसका बाद में क्या हाल होता है। सो उसमें यह था कि जो स्टॉक बाहर जाता है वो चढ़ता है, जिसमें श्री सीमेंट था, और जो अंदर आता है वो घटता है। एग्जैक्टली इस बार भी दोनों में वही हुआ है ऐसा। एनीवे देखो कंप्लेन तो रहेगी, आज गिर रहे तो भी 2 स्टॉक, जब बढ़ेंगे तब भी ये कंप्लेन रहेगी कि निफ्टी में 2 ही स्टॉक हैं जो बढ़ाए जा रहे हैं। ये तो अब इसका तो इलाज ही नहीं, क्या करें। आइए तब तक आइए राजेश पालिया साहब की आज की FII पिक, फेस्टिव इन्वेस्टमेंट आइडिया, देख लीजिए। मेरी नवरात्रि पिक होगी
ऑटोमोबाइल स्टॉक से आइशर मोटर। स्टॉक में काफ़ी बड़ा अपसाइड यहाँ से ओपन होते हुए दिख रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 4,500 से 4,600 तक के अपसाइड के टारगेट आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो आइशर मोटर बाय एंड एक्यूमुलेट करें। कोई भी डिप्स यहाँ पे मिलती है वॉलेटिलिटी के चलते तो इसको एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस रखें 3200, 4500 से 4600 तक की अपसाइड के लिए। आइशर मोटर्स ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए इस वक्त। आइए बढ़ते आगे, बिगुल का वक्त है। सचिन जी तैयार BTS डबल टी के साथ। सचिन जी के शुक्रवार के 2 कॉल्स कमाल करते हुए दिख रहे हैं। रिलायंस और ल्यूपिन दोनों ही जबरदस्त एक्शन में, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक दिए थे। आज देखिए मजबूती के साथ कमजोर बाजार में भी रिलायंस भी अब नीचे आया है थोड़ा बहुत, लेकिन ल्यूपिन तो सुबह से ही गर्म है। सचिन जी पहले तो बधाई स्वीकार करें, अब बताएं आज की पिक। थैंक यू अनिल जी। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से प्रेशर बन रहा है काफी स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। एंड एक फ्रेश ब्रेकडाउन हमने आइडेंटिफाई किया है छोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में। सो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है लगभग अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है, जो लगभग अराउंड 685 682 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। सो स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 712 पे। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं छोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में 685 के फाइनल टारगेट के लिए। ओके 685 तक जाएगा। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है आपके चोलामंडलम फाइनेंस के काउंटर पर। ये राय है सचिन जी की तरफ से आती हुई आपके लिए। आइए, अमेरिका में होने वाले हैं मिड टर्म चुनाव, मध्यावधि चुनाव। वो मध्यावधि चुनाव अपने जैसे नहीं है कि सरकार गिर जाए कुछ हो जाए तो मिड टर्म चुनाव होते, वहाँ पे नहीं, वहाँ ऐसा सिस्टम ही है। हाँ, पता चला कि आप लोग सोचने लगे बाइडेन साहब की सरकार गई क्या। नहीं, सरकार नहीं जा रही भाई साहब, वहाँ पे 4 साल की होती है, 2 साल के बाद चुनाव होते, बराबर है। हाँ यही है ना। हाँ, तो वरुण तैयार है, पर उनकी वो डिसीजन मेकिंग बदल सकती है। हाँ, अगर वो कॉम्पोजिशन चेंज हो गया तो। एग्जैक्टली वही समझाना है कि क्या बदल सकता है इन चुनाव के बाद और क्यों बदल सकता है, इसके साथ साथ हमारे और दुनिया भर के बाजारों पर क्या असर पड़ता है। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए लेकर आ रहे हैं वरुण बताइए। तो डेफिनेटली अनिल जी, तो बेसिकली ये रिसर्च मार्केट को लेके है कि बाजार की चाल जो है वो यूएस के मिड टर्म इलेक्शन के पहले कैसे रहती है, और इसमें हम 2 चीज बताने वाले हैं। एक तो ये मिड टर्म इलेक्शन हर सरकार के होते हैं, हर सरकार के होते हैं, हर सरकार के 2 साल के बाद, 2 साल के बाद मिड टर्म इलेक्शंस होते ही होते हैं। बराबर। और हर जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी नवंबर दिसंबर में इनके चुनाव होते हैं, हर साल नवंबर में होते हैं, दिसंबर नहीं नवंबर फिक्स है ना। तो वो उसके पहले मार्केट की चाल बेसिकली कैसे रहती है, और इसको देखते हुए ट्रेंड एनालिसिस हमने बेसिकली किया है, और इसको देखते हुए आपको मार्केट्स पे किस तरह का फैसला लेना है ये हम आपको बता रहे हैं। तो 2 फैसले लेने हैं। एक तो अगर आपने अभी मार्केट में पैसा लगाया है तो आपको इलेक्शंस के पहले नहीं बेचना है, क्योंकि आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। और अगर आपने अभी पैसा नहीं लगाया है तो सबसे सही समय पैसा लगाने का अक्टूबर एंड से नवंबर के इलेक्शन के डेट के पहले का है। अक्टूबर एंड, हाँ, जैसे आपका, हाँ, तब से इलेक्शन की डेट के पहले का वो 10-15 दिन, 8-10 दिन जो भी आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि सबसे बेहतर रिटर्न्स तभी देखने मिले हैं। एनालिसिस करके आपको बताता हूँ, जैसे कि पिछले मतलब 5 बार का जो इलेक्शन का डेटा है वो हमने निकाला, 2018, 14, 10, 6 और 2, और 5 में से 4 बार डाउ जोन्स ने तेजी दिखाई है अक्टूबर के महीने में, यानी कि इलेक्शन के पहले के महीने में। हालांकि निफ्टी की चाल जो है हूबहू वैसे नहीं रही है, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह के वेरिएबल रेट्स जो है या फिर वेरिएबल रिटर्न्स जो है निफ्टी ने दिया है। तो यहाँ कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। अगला अक्टूबर अंत से इलेक्शन के बीच में, ये इंटरेस्टिंग है, पिछले 5 में से 5 बार डाउ जोन्स में रैली देखने मिली है, और अच्छी खासी आधा से 3% के आसपास की रैली जो है वो अक्टूबर एंड से नवंबर में इलेक्शन के बीच में देखने मिलती है। और इस बीच निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो करीब 1 से 1.5% के आसपास की रैली होती है। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि वो समय जो है इलेक्शन के जस्ट पहले का वो काफ़ी क्रूशल है। और इसके लिए ये भी कह रहा हूं कि अब से अगर आप इलेक्शन के समय तक पैसा लगा के बैठेंगे तो केवल 5 में से 1 ही बार ऐसा हुआ है यूएस के मार्केट्स में 2018 में, जब नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं। और निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो 2018 और 2002 को छोड़ के बाकी तीनों बार पॉजिटिव रिटर्न्स आपको देखने मिले, और अच्छी खासी 2 से 5% के आसपास की रैली देखी गई है। तो ये पूरी रिसर्च है इलेक्शंस के पहले किस तरह का मूड और माहौल जो है
इंडियन मार्केट्स और यूएस के मार्केट्स में देखने मिलता है। ओहो, इस पर तो विशेष चर्चा बनती है बग्गा साहब के साथ में। और आप सोचोगे आज तो 3 तारीख है, इस महीने का पहला दिन है, बग्गा साहब कहाँ हैं? एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट। तो बता दूं, बग्गा साहब नवरात्रि मना रहे हैं तो इस समय वो ये 9 दिन काफी धर्म ध्यान करते हैं, वैसे भी करते हैं, ऐसा नहीं, इस वक्त थोड़ा विशेष करते हैं, पूजा वगैरह काफी चलती है उनकी। तो उन्होंने बोला कि अगले हफ्ते में करें। मैंने कहा अरे सर, जब आपकी मर्जी हो कोई दिक्कत नहीं, तो हम अगले हफ्ते बग्गा साहब के साथ, दशहरा के बाद का, हाँ मतलब अगले हफ्ते, सॉरी हाँ, मतलब नवरात्रि के बाद, हाँ दशहरा मतलब परसों दीप के जो मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है छुट्टी का उसमें जो छुट्टी रखी है दीप ने, उसके बाद हम तुरंत प्रभाव से बग्गा साहब के साथ एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स लेके आएंगे और उसमें ये वाली भी चीज डिस्कशन बिल्कुल करेंगे। रिसर्च बहुत जोरदार लाए। कितने इलेक्शंस किए ये? कितने? 5 पिछले 5 2002 से अब तक की। आपकी बात गलत सेम रखना, मैं पहले बोल रहा हूँ। अनिल देखिए, ट्रेंड एनालिसिस हमने श्री सीमेंट पे भी किया था। बिल्कुल बहुत बढ़िया, श्री सीमेंट और अदानी। अभी आप तो बिजी थे, अभी ना आशु सर को यही बोला, हमने कहा बुधवार को देखिए वरुण ने आपके सामने रिसर्च रखी थी कि निफ्टी में जाने वाला घटता है, आने वाला बढ़ता है, वैसा उल्टा हाल है। तो चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और ये रिसर्च बड़ी काम की। एक रिसर्च और हमने जो अभी रखी थी थोड़े टाइम पहले, वो मार्केट की भी, कि अमेरिकी बाजारों का हाल कैसा रहता है, वो बड़ा काम का है। एनीवे, तो आइए ये है आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च, यानी कि अक्टूबर के अंत से नवंबर के पहले हाफ में खरीदारी के मौके बनते हैं। और आपको लगता है धीरे धीरे अभी करना है तो अभी करें, रुक कर करना है तो आपकी मर्जी, लेकिन इस बार हम रुकेंगे नहीं। 2:30 बजे हैं, 2:30 बज गए स्ट्रेटजी, और बिल्कुल सही वक्त पर स्ट्रेटजी। आज हमारा काम सब सही वक्त पे चल रहा है, स्ट्रेटजी टाइम टू टाइम। चलिए अनिल जी की मार्केट स्ट्रेटजी। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक मजबूत है अनिल जी, सुबह से ही थोड़ा ठीक रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स ½ नीचे ही, सुबह का ही ट्रेंड है, थोड़ा डाउ फ्यूचर्स ठीक दिख रहा है, नैस्डैक फ्यूचर्स अभी भी कमजोरी है। यूरोप के बाजार क्योंकि फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोज होता है तो आज एडजस्ट कर रहे हैं, 1 से 1.5% नीचे है, बट ज्यादा एक्शन बाकी एसेट क्लासेस में हो रहा है। पहले तो कच्चे तेल पर नजर रखिए अनिल जी, $89 के करीब आपको ब्रेंट दिख रहा है, 4.5% का जबरदस्त उछाल है। और उसके साथ ही आप नजर रखिए रुपए पर 54 पैसे कमजोर हो रहा है, डॉलर इंडेक्स भी मजबूत हो रहा है। और एक क्रेडिट स्विस का भी शेयर मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूं अनिल जी, जहां पर आप भारी गिरावट आते हुए देख रहे हैं। जो $4 में उठ के कितना गिरेगा? आज 4 में भी और गिर गया। जब यूरोप खुला था तो 10% नीचे था क्रेडिट स्विस का शेयर। हाँ, वो फ्रैंक है ना ये तो? हाँ, फ्रैंक में, स्विस फ्रैंक में, स्विस फ्रैंक, यानी यूरो में। हाँ, यूरो में 4 यूरो से और 10%, यानी €3.5 हो गया, €3.5 के आसपास हो गया। ओके, बुरा हाल बना हुआ है इसमें, बुरा हाल है। क्या करना है सर? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? और खराब ना हो। ठीक है, एक ही काम करिए फिर, 17,000 के ऊपर क्लोज कराइए। 17,000 के ऊपर कोशिश कर सकते हैं। हाँ करो, कोशिश करो। क्यों? 17,000 के पुट पर है 90 लाख शेयर, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है दीप। कॉल्स पे है 87 लाख शेयर, ऑलमोस्ट बराबर ही है, 90 लाख और 87 लाख में फर्क नहीं है। मजे की बात देखिए, ऐसा कब देखने को मिलता है सीरीज की शुरुआत में? अरे अभी तो सीरीज शुरू हुई है कल शुक्रवार को, और आज दूसरा दिन है, मंथली सीरीज का भी, वीकली सीरीज का भी दूसरा दिन है, लेकिन सीरीज के शुरुआत में ही 17,000 पर ही दोनों ओपन इंटरेस्ट है हाईएस्ट। मतलब कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों मजबूती से खड़े हैं। कॉल्स में आज 51 लाख शेयर जुड़े हैं, पुट्स में 59 लाख, 59 लाख शेयर, यानी कि मामला भी बराबरी का, हल्के से कॉल राइटर भारी है। ठीक है, सो इसका मतलब क्लियर है कि 17,000 बड़ा आपके लिए ताकत आजमाइश वाला लेवल हो गया। ओके, आज क्लोजिंग आपको 17,000 के ऊपर चाहिए। 17,000 के नीचे होने पर थोड़ी सी नीचे की रिस्क खुलती है, जो 16,800 के आसपास तक ले जाने की कोशिश कर सकती है। 17,000 के ऊपर हम टिके रहे, बंद हो गए तो 17,200 तक की यात्रा, यानी कि 17,000 मिड पॉइंट है, 200 इधर 200 उधर। क्लोजिंग 17,000 के आसपास मिल जाए, थोड़ी 5-25 पॉइंट ऊपर मिल जाए, 17,975, 16,975, 17,025 की रेंज में कहीं जाकर बंद हो जाए तो वो बढ़िया होगा, ये डेटा बता रहे हैं। सो होनी 17,000 के आसपास चाहिए, जिस तरह की पोजीशन है उसको देखते हुए। क्यों होनी चाहिए वो भी बताऊं कि डाउ फ्यूचर्स बढ़ नहीं पा रहे लेकिन घट भी नहीं रहे, ठीक है ना? तो लेकिन सामने नैस्डैक फ्यूचर 2.3% कमजोर है। सो ग्लोबल मार्केट्स भी आपको साफ साफ संकेत नहीं दे रहे कि रात को अमेरिका करना क्या चाहता है। करेक्ट सर, है ना? सो कंफ्यूजन वाला माहौल बहुत है। अभी का प्रेडिक्शन करो, फिर पता नहीं वो क्या हो, कल सुबह फिर क्या हो। सो ऐसे सिचुएशन में क्लियर कट डायरेक्शन बन नहीं रहा। हमें सिर्फ इतना दिमाग लगाना है, 17,000 के नीचे बंद होने पर थोड़ी पोजीशन हल्की रखनी है, 17,000 के ऊपर बंद होने पर थोड़ा ठीक है। हम 16,800 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन 17,000 के नीचे
बंद होने पर 16,800 16,750 तक जाने की रिस्क खुल जाती है। उस हिसाब से आपको थोड़ा हल्का रहना चाहिए। ये तो बात होगी निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेहतर है निफ्टी के मुकाबले में। भले ही आपको गिरा हुआ ज़्यादा दिख रहा है 1.5% कि 550 पॉइंट, लेकिन क्यों बेहतर है वो बता दूं। 38,000 के ऊपर टिका हुआ है, बना हुआ है। तो अगर 38,000 क्लोजिंग बेसिस पर हम होल्ड कर लेते हैं तो बहुत बुरे नहीं, लेकिन अगर 38,350 के ऊपर बंद हो जाता है बैंक निफ्टी, जो कि यहाँ से 250 पॉइंट है, थोड़ा दूर तो है, लेकिन अगर वो हो जाता है तो फिर कहने क्या, फिर तो मज़ेदार हो जाएगा। फिर तो बैंक निफ्टी का करेक्शन भी पूरा हो जाएगा और ऊपर जा सकता है। ये बैंक निफ्टी के डेटा है। 38,000 ऊपर, 38,500 के ऊपर बंद होगा नहीं। यही रेंज है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। गॉट इट। ओके, तो ये हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जिस पर आपको रखनी है नज़र इस समय। बाजार के लिए भी अमेरिकी फ्यूचर्स का उतना सहारा नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट खराब नहीं हो रहा है। बाय द वे ये रहा अनिल जी क्रेडिट स्विस आपके लिए 3.6 पर इस समय ट्रेड कर रहा है, तो 4 के आसपास कल था। आज अगर आप देखें 9% की गिरावट आपको क्रेडिट स्विस के यूरोप के चार्ट पर इस समय दिख रही है। लाइफ लो पर ये इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा आपको। नजर रखिए, बड़ा डर फैला हुआ है इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में इस समय। आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर एक्शन बन रहा है। एक बार सचिन जी भी एक बार बता रहे हैं, सचिन जी ने भी कुछ अक्टूबर के महीने की कुछ रिसर्च की पिछले 10-12 साल के। सचिन जी क्या व्यू आपका क्या बन के आ रहा है सर? अनिल जी, यहाँ पर अगर हम अक्टूबर का भी डेटा देखें निफ्टी का, तो सीजनैलिटी वाइज 2 ही ऐसे साल थे जहां पर निफ्टी में एक नेगेटिव रिटर्न बना था। आई थिंक 2012 में लगभग अराउंड 1.5% का नेगेटिव रिटर्न था, एंड 2018 में काफी बड़ी गिरावट थी, लगभग अराउंड 7% के आसपास। बाकी सारे महीने पॉजिटिव रहे, एंड स्पेशली अक्टूबर ऐसा महीना होता है जहां पर थोड़ी सी रेंज भी काफी वाइडर होती है, तो नीचे के लेवल्स खुल जाते हैं, बट अल्टीमेटली क्लोजिंग थोड़ी सी पॉजिटिव में आ जाती है। तो लगभग अराउंड 0.1% 2% के आसपास की पॉजिटिव क्लोजिंग की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, बट उसके पहले एक डिक्लाइन जरूर मिल जाता है। तो मुझे लग रहा है जो डेटा इन्होंने अभी प्रेजेंट किया था वैसे कुछ स्विंग्स बन सकते हैं, तो जरूर उस पर्टिकुलर पीरियड में एक अच्छा मौका मिलेगा खरीदारी करने का नीचे के लेवल्स पे। तो डेफिनेटली ये जो डेटा है वो काफी कॉम्प्लीमेंट होता है निफ्टी के साथ के लिए। निफ्टी का अक्टूबर महीने का, और अक्टूबर सीरीज की शुरुआत में भी हम यही बात करें, सिर्फ 2011 से लेके नहीं 2010 से 2021 तक की जो 12 सीरीज है, 12 सीरीज में से सिर्फ एक सीरीज निफ्टी की ऐसी है जिसमें सीरीज में ये तो महीने का बताया हमने, सीरीज का बताया, तो एक ही सीरीज ऐसी है जहां नेगेटिव रिटर्न आया है। बाकी अक्टूबर की सीरीज पिछले 12 साल में से 11 साल पॉजिटिव रही है। और अभी जुलाई की सीरीज में भी आपने 15% FIs के इंडेक्स ओपन इंटरेस्ट के साथ शुरू किया था, उस सीरीज में अच्छा इजाफा मिला था। तो डेटा के लिहाज से, हल्के बाजार के लिहाज से तो सब कुछ सेट है। थोड़ा अमेरिका सेट हो जाए बस, और हमारे यहाँ तो इकोनॉमी जबरदस्त बूम में है। आप देखो एक के बाद कल GST के नंबर आए। अच्छा, एक और चीज, फेस्टिव सीजन चल रहा है, डिमांड स्टॉक आपने घरों की बिक्री देखी। आशुतोष, एक और चीज पे आपसे राय लेना चाहता हूँ। जिस तरह से फेस्टिव सीजन के पहले ऑटो बिक्री प्लस आपके रियल एस्टेट की बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं, इवन एविएशन कंपनियों को देखिए, जबरदस्त, मतलब टिकट बिक रहे हैं, महंगे भी हो गए हैं बहुत ज्यादा। क्या व्यू आपका, जो कंजम्पशन से जुड़े हुए ये सारे सेक्टर्स हैं उन पे, या किसी स्पेसिफिक किसी सेक्टर पे आपका व्यू हो तो बताएं। अनिल जी देखिए, हम ये जो एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, जो भीड़ है, डेफिनेटली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अनिल जी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। और मैं बार बार वो जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन चेंज करने के लिए बोलता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनिल जी मुझे लगता है कि इंडियन होटल तो ऐसा भाव देख सकता है जो कभी मतलब पहले कभी देखा ना हो। मतलब इस तरह की विजिबिलिटी आगे दिख रही है। द काइंड ऑफ मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन हॉस्पिटैलिटी एंड हॉलीडे। तो अनिल जी दो चीजें मतलब इंपॉर्टेंट है कि एनीथिंग टू डू विद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, मतलब इकोनॉमी अच्छा करे नहीं करे, मतलब जो जिंदगी जीना है अनिल जी वो सबको समझ आ गया, और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा स्पेंडिंग के लिए। तो मैं उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं। हालांकि अनिल जी अगर हम, जैसे हमने कई बार बात की कि एयरपोर्ट्स में बहुत भीड़ है, आपने भी कहा लाउंज में जगह नहीं है, बाहर जगह नहीं है, पांव रखने की जगह नहीं है, ये फैक्ट है। लेकिन अनिल जी वो उससे एक एविएशन के अलावा बाकी अगर मैं सोचूं तो कोई हेल्प नहीं कर रही। अनिल जी आज आप देखिए, मुझे याद है, आई थिंक अभी रिसेंटली पता नहीं किसी ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है नहीं, दिल्ली से राकेश जी या कुणाल जी ने, किसी ने भी। अनिल जी पहले जब हम जाते थे तो अनिल जी ड्यूटी फ्री पे जब वो वापस आती थी फ्लाइट्स या ड्यूटी फ्री पे जाने की लाइन लगी होती थी अनिल जी ड्यूटी फ्री पे लिकर की। आज अनिल जी सबको पता है कि गुड़गांव का जो लिकर है वो मतलब ड्यूटी फ्री से ज्यादा चीप अवेलेबल है। तो अनिल जी अगर अभी भी अराइवल पे अनिल जी पूरा खाली था,
चॉकलेट्स अनिल जी बैंकॉक में ज्यादा सस्ती हैं, कॉस्मेटिक बैंकॉक से अगर मैं अभी रिसेंटली आया हूं तो अब शेयर कर रहा हूं, ज्यादा सस्ता है। तो अनिल जी ड्यूटी फ्री वर्चुअली डिजर्टेड थी, एयरपोर्ट्स में भीड़ है, ड्यूटी फ्री पे नहीं भीड़ है। तो अनिल जी कैसे बेनिफिट होगा? लाउंज में भीड़ है अनिल जी, लाउंज में क्यों भीड़ है? क्योंकि फ्री में जो आपको कार्ड पे एक्सेस जा रहा है वो कहीं तो लोड ले रहा है, आपके और मेरे पॉकेट से नहीं जा रहा, वो बैंक कहीं लोड ले रहा है या जीएमआर ले रहा होगा या कहां ले रहा होगा, मुझे पूरा स्ट्रक्चर नहीं मालूम है। अनिल जी जो ड्यूटी फ्री पे इंटरनेशनल डिपार्चर्स पे जो लग्जरी ब्रांड्स की शॉप्स थी अनिल जी, उनमें से 2 या 3 कोच से लेके बंद हो गए हैं। तो अनिल जी मतलब मेरा कहने का मतलब है कि फुटफॉल हो रहा है वो स्पेसिफिकली एविएशन को तो हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर हम एंसिलरी बात करें तो कुछ हेल्प नहीं कर रहा अनिल जी। सबसे बड़ी चीज है मतलब मुझे आज याद है अनिल जी, मतलब मेरे को लोग रिक्वेस्ट करते थे, लोगों को भी, और अगर इकट्ठे लोग जाते थे ना, जिसके पासपोर्ट पे अगर किसी को बॉटल नहीं लेनी होती थी तो एक दूसरे से मांगते थे कि मेरे को पासपोर्ट लेंड कर दो या दे दो। आज अनिल जी कोई लेने वाला ही नहीं है, मतलब देयर आर वॉलंटियर्स के मेरे पासपोर्ट ले लो, कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा किसी का। सो माई पॉइंट इज नॉट टू गेट कैरिड अवे, इट इज डेफिनेटली हेल्पिंग एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी 200%, बट क्या उसका एंसिलरी बेनिफिट बहुत ज्यादा हो रहा है? तो अनिल जी उसमें थोड़ा सा वन शुड नॉट गेट कैरिड अवे, एंड दिस इज अ फैक्ट। और अनिल जी मेरा डायरेक्ट चैनल चेक है, आप कहीं से कंफर्म कर लेना, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं कहीं से क्यों करूं आशीष जी, आपने जब बोल दिया तो बात खत्म करना ही होगा। फिर भी मुझे आपकी बात पे पूरा अगर समझो 100% भरोसा नहीं करना है, समझो नहीं करना है, जो कि मैं नहीं कर रहा, तो मैं बंसल जी से कर लूंगा। बंसल जी आजकल आप मंगवाते नहीं है आशीष जी से? आशीष जी क्या कह रहे हैं, कोई मंगवाते ही नहीं आजकल इनसे? नहीं अनिल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आशु जी कि ड्यूटी फ्री पर रश नहीं है, गुड़गांव में सस्ती है। और अनिल जी सस्ती इसलिए है क्योंकि ड्यूटी फ्री नहीं रहा अनिल जी। हिंदुस्तान अकेला विश्व का देश है जहाँ पे ड्यूटी फ्री के ऊपर आप जीएसटी पे कर रहे हैं। अच्छा। लिकर के ऊपर कहीं पर आप अब्रॉड में, जैसे आशु जी तो बैंकॉक घूम के आए हैं, 3-4 बार बता चुके हैं, तो अगर ये बैंकॉक से खरीदेंगे तो वहां पर ड्यूटी फ्री, वहां पर जीएसटी नहीं है अनिल जी, वहां टैक्सेस नहीं है। तो अब लाने वाला आदमी अनिल जी कहता है मैं बाहर से कैरी नहीं करूंगा, टूट गई तो क्या होगा, तो उसको लेना भी दिल्ली से है, तो दिल्ली वाला आदमी तो अनिल जी गुड़गांव से ले रहा है। तो वाकई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गुड़गांव में अनिल जी सस्ती मिल रही है। L1 अनिल जी टीम को बोले अनिल जी L1 करके गूगल में टाइप करें तो लाइनें लगी हुई है अनिल जी गुड़गांव में, दिल्ली वाले भी गुड़गांव जा रहे हैं आजकल। अच्छा, बाय द वे एक बात आपने बहुत जोरदार बोली कि आशीष जी बता चुके 3-4 बार बैंकॉक जाके आए, लेकिन मतलब है ना, इस बार तो आशीष जी ने पूरा जैन साहब का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। जैन साहब बहुत फ्लॉन्ट करते थे, मैं वहां गया, ये क्या वो क्या ऐसा क्या, आशीष जी ने तो वहां जाकर सीधा शो ही कर डाला। ये लो जैन साहब को तो बिल्कुल ही पछाड़ दिया एकदम ही, बिल्कुल। तो अच्छा कुणाल जी आपको कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आशु जी कह रहे हैं कि कोई किसी और सेक्टर को हेल्प नहीं मिल रही है और किसी का फायदा नहीं हो रहा है अनिल जी, और खुद ये भी कह रहे हैं कि बैंकॉक में चॉकलेट सस्ती थी। अनिल जी सवाल ये है, देश ये जानना चाहता है कि चॉकलेट लाए क्यों नहीं फिर अनिल जी, सस्ती थी तो? अनिल जी चॉकलेट ही ले आते हैं अनिल जी, सस्ती थी। एयरपोर्ट जाना पड़ता है गिफ्ट लेने के लिए, वहां पे बाहर खड़े रहना पड़ता है तब जाके मिलती है, नहीं तो क्या है। जी आशु जी। अनिल जी पहली चीज तो बिल्कुल कुणाल जी का क्वेश्चन बिल्कुल जायज है, वाजिब है, और अगले 2 दिन में अनिल जी चॉकलेट्स के साथ की फोटो ट्विटर पे डल जाएगी, कुणाल जी की चॉकलेट्स बिल्कुल पड़ी हुई हैं। सेकंड चीज अनिल जी जो नहीं सेकंड चीज रुको, एक मिनट सेकंड जी, तो कुणाल जी ने बोला खाली कुणाल जी की चॉकलेट जाएगी, बाकी सब क्या? सिर्फ फोटो नहीं, बाकी सब क्या? तो एक मिनट, ये टॉपिक एक लो, या तो कुणाल जी को भी मत भेजो, हम नहीं खाए तो कोई नहीं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो खुद ना खाए दूसरों को भी गिरा दे। अगर खुद को नहीं मिल रही तो या तो सबको, नहीं तो कुणाल जी को भी दे। जी एक मिनट पहले एक बार जरा सचिन जी के लिए जल्दी से बिगुल BTS डबल टी का, उसके बाद फिर से लौटता हूँ। जी सचिन जी बताएं सर। अनिल जी जिसके बारे में चर्चा हो रही है वही स्टॉक इनफैक्ट रेडार पे आया था, इसलिए मैंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की थी। मुझे लग रहा है मैकडॉवेल्स में जो एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है वो आई थिंक एक्टिवेट होना चाहिए। एक बेरिश फॉर्मेशन है जिसकी नेकलाइन लगभग अराउंड 840 के आसपास प्लेस थी, वो ब्रेक हो चुकी है। एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा नजर आ रहा है, जिस तरीके से इसके RSI में एक 50 के नीचे ब्रेकडाउन रजिस्टर हुआ है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा। लगभग 800 के पहले लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं मैकडॉवेल में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 842 पे। पहला टारगेट होगा 800 का एंड सेकंड टारगेट होगा अराउंड 788 का। ओके 788 800 दो टारगेट के लिए करें बिकवाली। ये है राय आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडॉवेल पर
सचिन जी की तरफ से बिकवाली कराया गया। देखो दो जने है ना लड़ाई कर रहे हैं ना, उसमें तीसरा फायदा उठाया जाता है। ये आपस में बिक्री कम है, सस्ती मिल रही, उस चक्कर में इधर शॉर्ट कॉल आ गया मैकडॉल पे। सचिन जी चुपचाप अपना चार्ट देख रहे थे, चार्ट देखते देखते शॉर्ट कॉल दे दिया। ये फंडामेंटल एनालिसिस में लगे रह गए दोनों तीनों भाई। चलिए सचिन जी बहुत बढ़िया, आपने मौके का फायदा उठाया। आइए लेकिन बढ़ते आगे, और इस वक्त कच्चे तेल में दिख रही है जोरदार उछाल, वापस से $90 की तरफ तेजी से बढ़ने की तैयारी। क्या हो गया भाई कच्चे तेल को? अच्छा खासा तो $85 के नीचे था, अब इसको बढ़ने की क्या जरूरत आ गई? नेहा जी बताइए। सर होने वाली है दरअसल 5 अक्टूबर को ओपेक प्लस की बैठक जी। और अब ये अटकलें आ रही हैं कि वो 10 लाख बैरल प्रतिदिन जैसी भारी भरकम कटौती कर सकते हैं। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि पहले उन्होंने अपना अटेंशन पाने की कोशिश की थी पिछले महीने जब 1 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की थी, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल डेंट भी नहीं पड़ी। और यही कारण है कि अब उन्हें लग रहा है कि डिमांड की स्थिति थोड़ी बेहतर होती दिख रही है। चाइनीज डिमांड वापस लौटने का इनको भरोसा दिख रहा है, ऑल्दो वो एक हफ्ते अभी छुट्टी पर है, लेकिन उन्हें लगता है वहां स्थिति सुधरती हुई दिख रही है। तो ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते कच्चे तेल में उबाल दिख रहा है। 4-4.5% की स्ट्रेंथ आ गई है और $89 के पास हमने ब्रेंट क्रूड को जाता हुआ देखा है। इनफैक्ट कुछ और भी खबरें हैं। डॉलर इंडेक्स है वो अपने आप को होल्ड आउट किए हुए है, वहां पर करेक्शन जो हमने देखा 114 के आसपास से अब 112 के पास आ गया, उसके नीचे भी निकला, उसका भी सपोर्ट मिला। खबर यह भी निकल कर आ रही कि सऊदी अरब जिसने पिछले महीने एशियाई खरीदारों के लिए कच्चे तेल की कीमतों में कुछ कटौती की थी, वो शायद इस बार ऑलमोस्ट $1/4 की वृद्धि कर सकते हैं। चीन की तरफ से डिमांड बेहतर होने की संभावना है। कुछ कोट्स भी निकल कर आए हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि अब उन्होंने अपनी जो खरीदारी है उसकी डील्स भी यहां पर बढ़ाई हैं। और बाजार के जानकार मान रहे हैं कि ओपेक प्लस बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि किस तरह से गिरती कीमतों को संभाला जाए। अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक एसपीआर लगातार वो मार्केट में लाते चले जा रहे थे और कीमतें दबती चली जा रही थी। तो अब ओपेक प्लस चाहता है कि कीमतें यहां से और ना गिरे, और यही कारण है कि 10 लाख बैरल प्रतिदिन जैसी कटौती मार्केट के एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं, और यही कारण है कि कच्चे तेल में उबाल दिख रहा है। ओके, कच्चे तेल में तेजी की यह है बड़ी वजह की कटौती होने की संभावना प्रोडक्शन में 10 लाख बैरल प्रतिदिन। वो बहुत बड़ा फिगर है। पिछली बार बढ़ाया तो 1 लाख बैरल ही था। 1 लाख बैरल था, और उससे पहले जब घटाएंगे 10 लाख और घटाएंगे 10 लाख, क्योंकि जब पिछली बार 1 लाख घटाया था तो किसी ने नोटिस भी नहीं किया। और ANZ की एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि अगर 5 लाख से कुछ भी नीचे किया ना तो मार्केट उसको फिर देखेगा नहीं। तो मतलब 5 लाख से ज्यादा अगर कटौती कर दी तो कच्चा तेल दौड़ जाएगा, ये कहने का मतलब ये बैरल प्रतिदिन, मतलब 5 लाख की जगह 6 लाख भी कर दिया, 7 लाख भी कर दिया कि ये रेंज मान के चल रहे हैं कि 5 से 10 लाख, और अगर हायर रेंज की तरफ आ गया तो फिर और यहाँ से तेजी देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम ये भी है सर कि रशिया है वो भी इसे सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रशिया के पास अब कुछ रह ही नहीं गया है। वो चाह रहे हैं कि उनका तेल एशियन मार्केट्स में फाइनली जाए। वही हम ही एक इंडिया और चाइना ही खरीदार रह गए हैं। यूरोप लगातार सैंक्शन पे सैंक्शन लगाता चला जा रहा है, अमेरिका को जरूरत है नहीं, तो अब चाह रहा है, वो भी दबाव बना रहे हैं ओपेक प्लस पे कि आप 10 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती कर डालो। अच्छा। तो एक्चुअली देखा जाए तो ओपेक के लिए भी ये थोड़ी दिक्कत की बात हो गई है कि एलाई बन गया रशिया या फिर लाइबिलिटी बन गया। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो यहाँ से निर्णय क्या लेते हैं। सबके लिए ऐसा ही है समझ ही नहीं पा रहे दोस्त के दुश्मन। मुझे याद है लास्ट टाइम कटौती हुई थी तब हमने बात करी थी 95-96 पर था, और आपने कहा कि ये अब यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उस दिन इसको बढ़ना था, बढ़ा ही नहीं। तो हमने ये बोला कि अगर कटौती के बावजूद ये नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब बहुत क्लियर कट ये है सिस्टम कि भाई इसको बढ़ना ही नहीं। करेक्ट। हाँ, तो बस बात खत्म। तो ठीक है, अब देखते हैं, हम फिर से कोशिश कर रहे हैं। देखो कटौती की 2 वजह, एक वाकई में डिमांड कम है इसलिए जी, दूसरा प्राइसेस मेंटेन करने के लिए। करेक्ट। दोनों में से ज्यादा सही क्या है? सर डिमांड अब तक कम थी, वो चाइना के ही वापस लौटने का वेट कर रहे थे। अब उन्हें लग रहा है कि चाइनीज डिमांड आने लगी है, और कुछ ऐसी डील्स भी हुई हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अब चाइना की डिमांड आ रही है। ये है ना, ओपेक वाले चाइना भरोसा करके गलत कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। चाइना की डिमांड कब आएगी कब चली आएगी पता ही नहीं चला। चाइना के चक्कर में तो अपना खुले दिमाग से डिसीजन लो। लेकिन जितने भी बाकी जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है या जितनी भी एजेंसियां वो यही बता रही हैं कि अभी भी 2023 तक डिमांड पूरी तरह से वापस आएगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि यूरोप की बहुत बुरी हालत है और अमेरिका बेचेंगे किसको? एग्जैक्टली दिक्कत तो वही तो मैं बोल रहा हूं। आधे से ज्यादा स्मेल्टर्स वहां बंद हो चुके हैं। और सर ये भी हमने हाईलाइट किया था कि एशिया की जितनी भी फैक्ट्री एक्टिविटी का डेटा है वो बहुत खराब निकल
चल कर आया है। करेक्ट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अभी भी डिमांड की क्लैरिटी की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। नहीं, समझदार होंगे तो नहीं घटाएंगे। चलिए बाकी तो ठीक है। आइए बढ़ते आगे और वक्त है वसीम साहब से मुलाकात करने का। वसीम साहब स्वागत है आपका। बताएं सर पहले तो अपडेट्स और साथ ही आउटलुक। हाँ तो अनिल जी वॉलेटिलिटी है और मेरे को लगता है सब जो मंदी वाले वो वेट कर रहे थे कि एक दिन की रैली आए और वो दैट विल बी अ रिलीफ रैली। I have a different opinion. I think from tomorrow onwards globally the rallies will start. और ये US की जो Fed है and everything, October however turns out to be an extremely good month in the second half. और US में जो election की बात है and midterm and so on, that will all see the Fed getting more dovish rather than hawkish. And now you are seeing that the dollar has started to, माने dollar is seeing to be topped out. तो आज ये बहुत ही केओस बनाने की चेष्टा है जो मंदी करने। आई थिंक दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे मैं 2-3 शेयर सजेस्ट करूंगा जो आपको अक्यूमुलेट करने चाहिए। थोड़े वॉलेटाइल हैं लेकिन अगर अब नहीं लेंगे तो कभी नहीं ले सकेंगे। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। तो धीमे धीमे शेयरों को अक्यूमुलेट करें। बेहतरीन बताएं सर। तो अनिल जी सबसे पहले तो फेडरल बैंक, मैंने सुबह भी कहा था 16-17 रुपए का भाव है, 14 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 25 रुपए का टारगेट। अनबिलीवेबल नंबर्स इन ग्रोथ और उसकी डिपॉजिट फ्रेंचाइज इज ग्रोइंग और आई थिंक फेडरल बैंक विल बी री रेटेड ऑन दी अपसाइड जब इसके क्वार्टरली नंबर्स आएंगे। दूसरे 2 शेयर्स हैं जो सबसे वॉलेटाइल हैं और अभी आप देखेंगे कि ये जब से ये शामिल हुए इंडेक्स में अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट, इनमें लगातार फॉल आई है। फॉर नो फॉल्ट ये आई थिंक इंडेक्स में आने से थोड़ी सी वेटेज को है और प्लस थोड़ा सा ये क्रेडिट स्विस का है जिसमें ये थोड़ी सी पोर्टफोलियो था। बट आई थिंक जिस तरह का बिजनेस है अडानी एंटरप्राइज, वेदर इट्स माइनिंग, ऑयल, द होल सम ऑफ पार्ट, प्लस उनको कोल जो है ऑस्ट्रेलिया से दे गेट कोकिंग कोल एट मच चीपर प्राइसेस एंड दे आर, तो ये 3110 में लीजिए अडानी एंटरप्राइज, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 3030। आई थिंक दिस इज हेडेड बैक टू 3350 एटलीस्ट। एंड अडानी पोर्ट 780-81 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 760, 855 इज कमिंग। ये लगातार 10 दिन घटा है और इससे अच्छा पोर्ट बिजनेस है ही नहीं, तो ये लेने की टाइम है। इन दोनों तीनों शेयरों को एक्यूमुलेट कीजिए। ये है आपके लिए 2 स्टॉक जो अदानी ग्रुप के हैं, यहाँ पर खरीदारी करने के आए बसिन साहब की तरफ से। बता दूं आपको कि कल सुबह बसिन साहब होंगे हमारे साथ स्टूडियो में। कल आ रहे हैं वो मुंबई, सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक बसिन साहब से करिए मुलाकात और नवरात्रि के 9 स्पेशल पिक्स आपके लिए लेकर आएंगे बसिन साहब। तो बीच बीच में समय समय पर आपको बसिन साहब की तरफ से ये 9 बेहतरीन शेयर मिलेंगे। इसके लिए आप कर लीजिए कॉपी पेन पेपर लेकर, और आजकल जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वो नोट्स पर भी लिख सकते हैं। एब्सोल्युटली जिसको जो सुविधा हो। हम तो भाई कागज पेन वाले, इसमें लिखने से क्या होता है जी, फायदा ये है कागज और पेन से याद रह जाता है, याद हो जाता है। हमें तो ऐसे ही याद करवाया था बचपन में, तो अब तो हम तो ऐसे ही करते हैं। ओके चलिए, तो ये है आपके लिए बसिन साहब की तरफ से कुछ बेहतरीन पिक्स। आइए कुछ बिगुल का वक्त है, किरण जी के लिए बिगुल, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी टेक्निकली जहां पे लॉन्ग ट्रैप हो चुके हैं, ऐसा एक काउंटर है अदानी पोर्ट्स जहां पे बेचने की सलाह है। अभी फ्यूचर में 874-875 का भाव चल रहा है, इधर बेचने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 795 का स्ट्रिक्ट रहना चाहिए और आज के लिए 750 का टारगेट, या वर्स्ट के सिनेरियो कल फर्स्ट हाफ में 750 का टारगेट देखने को मिलेगा, वहां पे रिव्यू लेना है। मेरा मानना है कि जो चार्ट पैटर्न है जहां पे लॉन्ग पोजीशन ट्रैप हो चुके हैं, ये स्टॉक 725 से लेके 700 के आसपास बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन करना चालू करेगा। जल्दबाजी में बाय नहीं करने की सलाह है, अदानी पोर्ट्स बेच के चलना चाहिए और 725-700 के आसपास आपको कवरिंग करना चाहिए। मेरा पहला टारगेट रहेगा 750 का। तो अदानी पोर्ट अभी बसिन साहब ने खरीदारी की भी राय दी और चार्ट पर किरण जी की भी तरफ से भी बिकवाली की राय। तो बहुत सारे हमारे दर्शक ये समझ सकते हैं, मान सकते हैं, जान सकते हैं भाई क्या करें। दोनों की अलग अलग राय। सिंपल, पहली चीज़, आपको जिस चीज़ में कन्विक्शन हो वो करो। आपका व्यू शॉर्ट साइड पे तो शॉर्ट करें किरण जी को सुनकर ट्रेडिंग के लिहाज से, आपका व्यू लॉन्ग साइड पे तो बसिन जी को सुनकर लॉन्ग करें। और आपको लगता है दोनों के व्यू अलग होने से, टेक्निकल व्यू अलग है, फंडामेंटल अलग है, उस वजह से कन्फ्यूजन है, कुछ मत करिए, जाने दीजिए। दोनों ने कसम तो लाई ही आपको। हाँ बिल्कुल,
न मार्जिन के पैसे भी आपको इन्होंने दिए, बिल्कुल नहीं, न लॉस हुआ तो कोई ये भरेंगे, और नहीं प्रॉफिट हुआ तो आप इन दोनों में से किसी को देने वाले एग्जैक्टली बराबर है। एग्जैक्टली तो इसलिए आपका अपना पैसा है, आपका अपना भी दिमाग है, आपका अपना भी डायरेक्शन है, और अगर सबसे बढ़िया चीज़ है कि जहाँ अगर ये ऐसा लगे कि नहीं कंफ्यूजन है तो 8000 स्टॉक है, जो मर्जी आए दूसरा देख लो अपनी पसंद से। इसलिए बजाय इसके कि आप कंफ्यूजन हो, मैं आपका कंफ्यूजन मैंने सोचा दूर करूं। नहीं जरूर। एक स्टॉक और अदानी एंटरप्राइजेस दिखा देते हैं, 10% सर्किट निचला। वाह, क्या अदानी एंटरप्राइजेस 10%। आज भारी गिरावट है। हिमांशु जी ने भी पिछले हफ्ते 2 बार शॉर्ट कॉल दिया था, और देखिए निफ्टी में आते ही 10% नीचे। अब समझ में आया निफ्टी 16,900 के नीचे क्यों आया है। थोड़ा तो इसका भी इम्पैक्ट, थोड़ा नहीं काफी कुछ, काफी इम्पैक्ट 16,900 के नीचे निफ्टी आने के पीछे अदानी एंटरप्राइजेस का हाथ बड़ा आपको नजर आएगा। आइए बढ़ते आगे, और अब अच्छा ये तो 3130 मेरे ख्याल से जो अभी भसीन साहब ने नहीं 3030 का दिया है उन्होंने, 3030 का। मुझे लगा 31 से 30 का स्टॉप लॉस तो नहीं, 3030 का भसीन साहब का स्टॉप लॉस है, 3110 के आसपास लेने की राय। कुणाल जी राकेश के लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। देखिए अनिल जी, जैसा भी आपने बोला कंफ्यूज हो रहे हैं अदानी पोर्ट में क्या करें, तो दूसरे स्टॉक्स हैं, तो एक पिक हमारा भी है, बिकवाली की राय है एसीसी के अंदर, एसीसी में बेचने की राय है। चार्ट के ऊपर ब्रेकडाउन, नेगेटिव क्रॉसओवर, और जहां से इसके अंदर तेजी शुरू हुई थी उन्हीं लेवल्स पर ये स्टॉक आ चुका है, तो तेजी ऑलमोस्ट चार्ट्स के ऊपर एज ऑफ नाउ खत्म है। एसीसी में बिकवाली की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए नीचे एक पैटर्न बना है जिसको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं। ऊपर एक डबल टॉप पैटर्न बना था, वहां से गिरावट आई एसीसी में, फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न अब बन चुका है और ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। इस हेड एंड शोल्डर का लक्ष्य तो कोई 2100 रुपए के आसपास का निकलता है, तो हमारी बिकवाली की राय है यहां पर स्टॉप लॉस रख लें 2360 पर, 2360 रुपए के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने की राय है। पहला टारगेट होगा 2250 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 2180 रुपए का, तो 2180 के टारगेट के लिए शॉर्ट करने की राय है एसीसी। ओके, एसीसी पर एक बार मैं राय जरा आशीष सर से भी लूंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, बेचना है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, 114344 का करंट भाव है। मुझे लगता है एक फ्रेश डाउनसाइड की मूव चालू हो चुकी है, कम से कम 20 रुपए नीचे जाना चाहिए। कल तक 1120 का टारगेट होगा, उसके बाद अगर वहां पे नहीं रुका तो 1100 तक भी जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस 1152 का होना चाहिए। ओके, 1152 के स्टॉप लॉस के साथ बेचने की राय आपके लिए इस वक्त श्रीराम ट्रांसपोर्ट में वागले साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, और कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स और कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च और डिटेल्स लेकर आई है नुपुन हमारे साथ जुड़ रही है, और ये रिपोर्ट है कॉर्पोरेट इंडिया की क्रेडिट क्वालिटी को लेकर। अब आप सोचेंगे क्रेडिट क्वालिटी कैसे नापी जाए, पता कैसे चलेगा? तो रेटिंग एजेंसी का काम ही है ये, वो हर एक कंपनी की ये रेटिंग करती है। खासतौर से जो भी कंपनियां कर्ज उठाती है, लोन लेती है, डेट लेती है, डिवेंचर इशू करती है, बैंकों से लोन लेती है, तो उनको रेटिंग करवानी पड़ती है। तो रेटिंग में क्या होता है, एक बार रेटिंग दे दी, फिर रेटिंग कभी बढ़ा भी सकते हैं अगर कंपनी अच्छा कर रही तो, घटा भी सकते हैं खराब कर रही तो कितनी रेटिंग बढ़ रही है, कितनी घट रही है, उससे आप अंदाजा लगाते हैं कि भाई इंडस्ट्री का हाल क्या है। तो हाल ही में एक बढ़िया रिपोर्ट आई है क्रिसिल की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारतीय कंपनियों की रेटिंग बढ़ रही है या घट रही है। इसकी डिटेल्स हैं नूपुर के पास। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट क्वालिटी अगर देखें तो रही है, जो पिछले 6 महीने निकले हैं उसमें काफ़ी सारे रीजंस है, उस पर हम आएंगे। लेकिन जो नंबर रखे कॉर्पोरेट क्रेडिट रेशियो फिलहाल 5.52 टाइम्स पर है, काफ़ी हाई लेवल पे। अगर उसके पिछले 6 महीने से कंपेयर करें तो तब 5.04 पे था, तो वहाँ से काफ़ी इंप्रूवमेंट आते दिखाए। इनफैक्ट क्रिसिल ने ये भी कहा है कि उनके जो पोर्टफोलियो की कंपनीज है 80% कंपनीज को रीअफर्म किया है, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रियलाइजेशंस बढ़े तो कैश फ्लो काफ़ी इंप्रूव होते नज़र आए थे। और बाकी की जो पोर्टफोलियो कंपनीज है उनके, बाकी जो कंपनीज है उनकी पोर्टफोलियो में, वहाँ पे जो बदलाव था वो अपग्रेड की तरफ काफ़ी ज़्यादा था, 16% ज़्यादा इस बार अपग्रेड आते दिखा है, जो पिछली बार 15% था। जो डाउनग्रेड थे वो फ्लैट रहे, इस बार करीबन 3% कंपनीज ऐसी थी जहाँ पे सिर्फ डाउनग्रेड आते दिखा है। अभी फिलहाल देखें तो 569 कंपनीज पर अपग्रेड है और 103 कंपनीज ऐसी है
जहाँ पे डाउनग्रेड आते दिखा। अब क्या सपोर्ट कर रहा है कि क्रेडिट जो भी रेटिंग एजेंसी है वो इतना सपोर्ट कर रही है और इतना बढ़िया रेशियो उन्होंने निकाला है, तो सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट पे आता है वो जो डिमांड है हमारे बाजारों में डोमेस्टिक में वो काफ़ी स्ट्रांग है। उसी के चलते इस बार एक्सपेक्टेशन है जो इकोनॉमी है वो 7.3% से बढ़कर वहाँ पे ग्रोथ आती दिख सकती है। जो रियलाइजेशन है जिस हिसाब से सारी कॉर्पोरेट कंपनीज ने अपने दाम बढ़ाए तो उनके पहली तिमाही में भी दिखा गया था कि रियलाइजेशंस काफ़ी बढ़िया आते नजर आए थे और उससे जो उनके कैश फ्लोज थे वो काफ़ी सुधरते हुए इस बार दिखे थे। केपेक्स ऑलरेडी ये कंपनीज कर चुकी है तो अब कम है तो उसका आउटपुट आते हुए दिखा था। उसी के चलते जो बैलेंस शीट है वो अब डेट लाइट जो काफ़ी बोरिंग से वो कम होती नजर आई, तो हल्की बैलेंस शीट का भी एक रीज़न यहाँ पे सामने आया। अब इंटरेस्टिंगली कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अपग्रेड हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे जो 35% अपग्रेड जो हुए हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आते दिखे। इसमें जो रियल एस्टेट की कंपनीज है वहाँ भी वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इनफैक्ट जो पूरे साल का क्रिसिल ने आउटलुक दिया है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है अगर क्रेडिट ग्रोथ क्वालिटी की बात आती है तब। ओके, तो ये है आपके लिए लंबे समय बाद अपग्रेड्स ज़्यादा है, डाउनग्रेड कम है, राइट? बिल्कुल सर। नहीं तो आमतौर पर अभी आजकल अब तक तो ऐसे ही होता आया था कि डाउनग्रेड, लेकिन अब अपग्रेड काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं क्योंकि बैलेंस शीट सुधर चुकी है, लोन समय से रिपेमेंट किए जा रहे हैं, ब्याज में तो कभी कोई दिक्कत है ही नहीं, पुराने बाकी हैं लोन वो भी दिए जा रहे हैं, बैलेंस शीट क्लीन हो रही है, डेट कम होने से मजबूत हो रही है। इस सब का असर आपको दिख रहा है इस वक्त पूरी की पूरी क्रिसिल की इस रिपोर्ट पर। आइए बढ़ते आगे। सीमेंट शेयरों की बात निकली थी तो एसीसी बिकवाली करने की राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से भी आई। एसीसी का सिस्टर ब्रदर कंसर्न जो कहना चाहें, जैसे कहना चाहें, अंबुजा जो आशु जी ने खरीदारी करने की राय दी थी, यहाँ पर भी वैसे ही है। फंडामेंटली आशु जी को सीमेंट पसंद आ रहा है, कुणाल जी राकेश जी को एसीसी टेक्निकली शॉर्ट लग रहा है। आपकी क्या राय है सर? आशु जी एक बार। अनिल जी, मुझे लगता है कि जो अंबुजा में पैनिक आया है ये अदानी में जो पैनिक आया है, जो अदानी के स्टॉक्स में सर्किट लगा है उसकी वजह से आया है। तो अनिल जी अभी ये 470-75 मुझे तो लगता है बहुत बढ़िया भाव है अंबुजा लेने का। और अनिल जी मैं इमीडिएटली इसमें एक स्प्रेड देना चाहता हूं जो कि जरूर बनाना चाहिए। 480 के आसपास का भाव है अंबुजा का। अनिल जी 480 की कॉल लेनी चाहिए जिसका भाव चल रहा है 35 रुपए। 480 की कॉल लेनी चाहिए इन द मनी या एट द मनी इसको कह सकते हैं, जिसका भाव चल रहा है 35 रुपए। और 50 रुपए पर अनिल जी 530 की कॉल का भाव चल रहा है 15 रुपए, ये बेच देनी चाहिए अनिल जी। तो 35 माइनस 15 20 रुपए। अनिल जी 20 रुपए में अंबुजा आपका लॉन्ग खड़ा हो जाता है, 5 रुपए ऑलरेडी इन द मनी है। मुझे लगता है कि अनिल जी अगर ये अदानी के पैनिक का रिवर्सल आएगा तो अगले 10 दिन में हम देखेंगे। आज भी अनिल जी अभी 4 घंटे पहले 520 रुपए का भाव था अंबुजा का, अब ये 480 रुपए 475 रुपए बिक गया। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अदानी पैनिक। तो अनिल जी जिसके हाथ खाली हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग में मिलती है जो यूज करनी चाहिए। बट अनिल जी लेना ऑप्शन के थ्रू चाहिए, फ्यूचर के थ्रू, क्योंकि फ्यूचर में तो अनिल जी मार पड़ती है ऐसी कि सब स्टॉप लॉसेस दोनों तरफ आपके होंगे, जितना मर्जी अच्छा है बुरा शेयर हो, इस वॉलिटिलिटी में आप बच नहीं सकते। तो अनिल जी 480 530 1:1 अंबुजा का स्प्रेड बनाना चाहिए, कॉस्ट 20 रुपए। मुझे लगता है कि पैसे मिलेंगे इसके अंदर जरूर। वेदांत साहब कह रहे हैं अंबुजा सीमेंट का कॉल ऑप्शन खरीदें अगर आपके हाथ खाली है तो। बराबर देखिए आशु जी, सवाल यह है कि अगर जेब भी खाली है तो क्या करें? तो प्रॉब्लम हाथ की नहीं है, हाथ तो सबके खाली है। देखो दोनों किसी के हाथ, देखो कुणाल राकेश जी हाथ दिखाओ, हाथ खाली है। अनिल जी वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, लेकिन जेब खाली है, उसका क्या किया जाए बताएं? अनिल जी वेरी गुड क्वेश्चन। चॉकलेट पकड़ने के लिए अनिल जी वेरी गुड क्वेश्चन। जी आशु जी बताएं सर। अनिल जी वेरी गुड क्वेश्चन। दैट इज वाई अनिल जी जितना मर्जी तेजी मंदी हो, जितनी मर्जी कन्विक्शन हो, आई डोंट गेट कैरिड अवे। और इसीलिए मैं सबको बोलता हूं ऑप्शंस के थ्रू अनिल जी अनलिमिटेड लॉस आपको जीने नहीं देगा, आपको सोने नहीं देगा, आपको राइट होकर राइट होने नहीं देगा इस वॉलिटिलिटी में। दैट इज वाई जितनी मर्जी कन्विक्शन हो अनिल जी मैं ट्रेड ऑप्शंस के साथ देता हूं। और अनिल जी जैन साहब से मैं फ्राइडे रात को मिला था। जैन साहब क्लब में लेके गए थे। जब हम गए थे अनिल जी हम 6 जने थे और मैं तो अकेला था ही। 5 अनिल जी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बुल्स थे, जिसको कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बुल्स। और जब निकले थे तो अनिल जी 2 लोगों को मैं राइट राह पे ले आया था और जैन साहब से कंफर्मेशन ले लेना। और दोनों अनिल जी ऐसे नहीं, मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग बुल्स थे, बट प्योरली ऑन लॉजिक्स, ऑन प्रैक्टिकल एंड ऑन फंडामेंटल आई कन्विंस देम। और उन्होंने जैन साहब का साथ छोड़ दिया था। और अनिल जी एक चीज अच्छी है कि हम रेस्टोरेंट में नहीं थे, क्लब में थे, तो क्लब वालों में जैन साहब की जान साहब तो बता रहे थे वो क्लब वालों ने निकाला नहीं। अगर नहीं जैन साहब तो बोल रहे थे वो बुल्स नहीं थे, बाउंसर्स थे।
चलिए बढ़िया है सर, जितने को आप बदल पाए उतना बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, इस बीच 21 लाख शेयरों का सौदा होता दिखा है फिनोलेक्स केबल में। यहाँ पर बड़ा ट्रेड आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा है। कुछ बड़े ब्लॉक डील्स यहाँ पर इस काउंटर पे होते हुए आपको नजर आएंगे इस वक्त। बड़े ट्रेड होने का पूरा सिस्टम चला। 3 बज चुके हैं दीप, ऐसा नहीं लग रहा कि आज 3:30 बजे में बहुत टाइम लगा, बहुत लंबा लग रहा है सर। और अभी तक तो मंडे हुआ, ये तो अच्छा हुआ आपका मिडवीक ट्रेडिंग सेशन छुट्टी वाला है। तो पूरा हफ्ता कैसे निकलता है? ये टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन उतना भारी नहीं पड़ता जितना टाइम वाइज करेक्शन भारी पड़ता है। बोर कर देता है, आपने वही पहले भी बोला, बोर कर देता है। उसमें क्या है कि न इधर के न उधर के टाइम पास, 150 गिरेगा 150 बढ़ेगा, एक दिन बढ़ेगा एक दिन घटेगा, उसी में आप अटके रहते हैं। बाय द वे डाउ फ्यूचर्स रिकवर हो रहे हैं सर, 100 पॉइंट ऊपर हो गया। हाँ, तो अभी तो डीकपलिंग आज हमारी डीकपलिंग आज आशु जी ने डीकपलिंग कर दी ना, हो गई है। हाँ, डाउ की और निफ्टी की डीकपलिंग हो गई अदानी एंटरप्राइजेस के निफ्टी में आ जाने की वजह से आज परफेक्ट डीकपलिंग हुई है। हाँ, अब तक तो डीकपलिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी। चलिए, कभी न कभी ये डीकपलिंग तेजी की तरफ भी काम आएगी, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। पर स्टॉक्स में एक्शन आ रहा है और अनिल जी कैश के स्टॉक्स काफी एक्टिव हो रहे हैं। और शिपयार्ड स्टॉक्स की तो हमने बात करी, बट एक और इंटरेस्टिंग काउंटर है वीआईपी इंडस्ट्रीज। सुमित जी जरा वीआईपी इंडस्ट्रीज देखिए, 7.5% का आज ब्रेकआउट है सर, 715 पर ट्रेड कर रहा है। क्या चल रहा है इस चार्ट में? दीपांशु, वीआईपी के अंदर ब्रेकआउट है, वीआईपी के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और रिसेंट के स्विंग हाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स के साथ प्राइस एक्शन है और स्विंग हाई का ब्रेकआउट है। दैट मींस आने वाले दिनों में वीआईपी में और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 740 750 ये लेवल स्टॉक में ऊपर में वीआईपी में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, 700 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। कोई भी डिप आता है 710 तक तो फ्रेश खरीदारी करें। 740 750 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। 750 के बाद 775 रुपए तक का मूव भी आने वाले दिनों में वीआईपी में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए वीआईपी इंडस्ट्रीज। एक और काउंटर जहां पर अच्छी मूव आ रही है और किरण जी ने रिसेंटली इसे रेकमेंड भी किया था 10 की कमाई में। किरण जी, राइट्स, मुझे याद है सर कुछ दिन पहले 320, इनफैक्ट 2 दिन पहले 320 में रेकमेंड किया। वहां से बाजार तो वॉलेटाइल रहा है, बट इस स्टॉक में अच्छा एक्शन है। ये हम बात भी कर रहे थे अनिल जी रिसेंटली, जो कह रहे थे कि अब रेलवे से जुड़े स्टॉक्स पर रखिए नजर। राइट्स किरण जी क्या करना है? अगर 320 में किसी ने नहीं लिया हो तो ये भी एंट्री के लेवल्स ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है दीप, थोड़ा सा इधर खरीदे, थोड़ा सा नीचे आया तो और खरीदे। आपका स्टॉप लॉस अभी रहेगा 280 के आसपास और मुझे लगता है कि आपको 6 से 8 महीने देने चाहिए। ये जो काउंटर है राइट्स का, ये बहुत बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिला चुका है और मेरे टारगेट्स काफ़ी बड़े हैं राइट्स का। अगर मैंने टारगेट 1 साल का 445 का दिया था, तो मेरा मानना है कि ये बड़े टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए और होल्ड करके चलना चाहिए। और दीप, मेरे लिए प्लीज एक बिगुल, एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। शॉर्ट कॉल ओके। किरण जी ने अदानी पोर्ट बेचने की राय दी थी और अभी एक और शॉर्ट कॉल बिगुल। जी किरण जी बताएं सर। अनिल जी, बेच के चलना चाहिए अमरा राजा बैटरीज। अमरा राजा बैटरीज में भी एक कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस 488 का स्ट्रिक्ट रहना चाहिए आर्ली क्लोजिंग बेसिस पे और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 472 467 ये 2 टारगेट्स 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। बिकवाली करने की राय अमरा राजा बैटरीज में किरण जी की तरफ से और ऐसी ही राय एक और आ रही है वागले साहब की तरफ से भी, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, इंडिगो में ब्रेकडाउन आया है, 1800 का लेवल तोड़ा है, अभी 1794.95 का करंट भाव है। यहां से लेकर 1800 तक बेचेंगे, 1810 का आपका स्टॉप लॉस होगा और ऑन द डाउन साइड 1750 से 55 तक मुझे लगता है कल ये दे सकता है, कल या मे बी 1-2 दिन में। तो ये है आपके लिए इंडिगो, यहाँ पर बिकवाली करने की राय आती हुई वागले साहब की तरफ से 1755-1750 तक के टारगेट के लिए। बढ़ते आगे और ब्रिटेन की सरकार ने हफ्ते भर में टैक्स कटौती के प्लान पर ले लिया है यू टर्न। नेता बदलते हैं, सरकार बदलती है और सरकार बदलने के बाद फिर से नेता बदलते हैं। क्या इवेंटफुल हफ्ता रहा है सर। कितने कंफ्यूज हैं वहाँ के लोग। एक हफ्ते में तो वापस लिया है। कल उन्होंने इंटरव्यू दिया था बीबीसी को, उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं लिज ट्रस। ऑन एयर उन्होंने कहा टी एब्सेंट है ट्रस्ट में ट्रस्ट तक ही है, टी आगे नहीं लगाया। हाँ?
ट्रस हाँ, वो एंड में टी नहीं है ना, हाँ, तो भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, बिल्कुल सॉरी, मतलब उनके नाम का मतलब भरोसा नहीं है, 100% नहीं है। अच्छा, वो टी नहीं है, हाँ, मिस्ट्रस, हाँ, मिस्ट्रस, तो क्या किया है? कल इंटरव्यू दिया था कि हम इस प्लान पर वापस नहीं जाएंगे, हम बने रहेंगे, आज वापस ले लिया। बताओ कुशल जी, कब कब क्या क्या किया है, क्यों किया है, और करने के पीछे क्या, सब कुछ जो जो आपको पता है सब बता दो। सर, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि जिस तरह से पिछले हफ्ते 23 सितंबर को इनकी तरफ से मिनी बजट आता हुआ दिखा था, उसके बाद इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं काफ़ी चिंतित हो गए थे, क्योंकि जिस तरह से ये ऐलान कर रहे थे ओवरऑल टैक्स कट्स का, वो पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतें पैदा कर रहा था निवेशकों के लिए कि इकोनॉमी वाइज उतनी ऑलरेडी स्ट्रेंथ नहीं है और उसके बाद आप ये सब पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा कहीं ना कहीं कंसर्न बना हुआ था। इनफैक्ट यूके के जो वित्त मंत्री हैं क्वार्टिंग साहब, उन्होंने 23 सितंबर को ये ऐलान किया था कि 1.5 लाख पाउंड प्रति वर्ष से ज़्यादा कमाने वाले लोगों पर जो 45% टैक्स हटाने का प्रस्ताव था, वो इन्होंने कल वापस ले लिया था। तो डेफिनेटली इस वजह से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया था पाउंड की ओवरऑल करेंसी में भी, क्योंकि जब 23 सितंबर को ये ऐलान किया गया था तो उसके बाद 26 तारीख को रिकॉर्ड निचले स्तरों पर यूके पाउंड फिसलता हुआ दिखा था और ऑलमोस्ट ये 54% प्रोबेबिलिटी हो गई थी कि डॉलर और पाउंड की पैरिटी हो जाएगी। इनफैक्ट 1.0384 के रिकॉर्ड निचले स्तर इसने बनाए थे, जबकि अनाउंसमेंट के पहले जो 1.12 डॉलर था वो 1.0384 हो गया था। बट आज बहुत बढ़िया रिबाउंड हमें देखने को मिला। इनफैक्ट यूके के पाउंड में जिस तरह का तेज उछाल देखने को मिला, वो प्री पॉलिसी जिस तरह के लेवल्स थे वो फिर से उस पर पहुंचता हुआ अब दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो यू टर्न लिया गया उस वजह से पाउंड में जो गिरावट हुई थी वो फिर से ऑलमोस्ट सेम लेवल पर आ गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि अब टैक्स नहीं काटा जाएगा, यही ना? अब टैक्स नहीं काटा जाएगा, तो जो लग रहा है लगेगा ही लगेगा। हाँ, अब तो पहले मतलब अर्थव्यवस्था को मंदी में जाना ही जाना है। ये तो टैक्स कट से बच सकते थे, करेक्ट? या तो मतलब गवर्नमेंट के पैसे लगे या फिर कंपनियों के लगे, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि कंपनियों के लगे तो ज़्यादा बेहतर। ओह, बड़ा मामला सीरियस है यूके का। तो यूके आज मार्केट कैसे हैं जरा दिखाइए, फुटसी एक बार जरा देखते हैं। 1-8% तो नीचे होना चाहिए, इतनी ऐसी खबर आई है तो। यूरोप के बाजार बाकी भी दिखाइए। हाँ देखो ना कहाँ है फुटसी, हाँ 0.1% नीचे, बराबर है, ठीक बात है। बाकी कैक 1.25% नीचे है, डैक्स 0.1% नीचे, तो कमजोरी तो है ही। क्रेडिट स्विस हाँ, क्रेडिट स्विस का भी तो मामला है, दोनों ही यार सारी दीप ये अपने बात कब से कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से 4 महीने। हाँ, कि आएगी तो यूरोप से। प्रॉब्लम का एपिक सेंटर यूरोप ही है अब, यूरोप ही है। यूरोप पर इतनी बड़ी कंट्री जो आई खराब किधर डॉइचे बैंक भी वहीं का है, डॉइचे बैंक 3.5% नीचे। हाँ, और वो भी वहीं का है आपका क्रेडिट स्विस भी। भगवान न करे कोई डूबे करे भाई, हम चाहते भी नहीं है, हम तो चाहते हैं यूरोप की भी समस्याएं निपट जाए जैसे तैसे करके, लेकिन निपटे तब तो ना, ये दिक्कत है। निपटने का नाम ही नहीं लेती। बिल्कुल, यूरोप की सिचुएशन है खराब इस समय, बट और खराब सिचुएशन हो रही है कुछ और काउंटर्स की, वहाँ पर एक राय लेनी है। HUL, सचिन जी क्या करना है? एक अच्छी रैली आई थी HUL में, मुझे याद है आपकी तरफ से बाइंग भी रेकमेंड की थी, टारगेट्स भी हिट हुए थे। अब ये वापस गिरावट है, एंट्री का मौका है HUL में, या फिर थोड़ा और वीकनेस इस पे आ सकती है क्योंकि आज कंजम्पशन स्टॉक्स गिर रहे हैं? जी दीपांशु, इनफैक्ट यहाँ पर एक अच्छा क्लासिक रोटेशन नजर आ रहा है। फार्मा में स्ट्रेंथ है एंड कंजम्पशन में से थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई है। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 2600 के आसपास एक अच्छा बेस है, जहाँ से एक काफी शानदार मोमेंटम हमने कैपिटलाइज किया था। तो उसी पर्टिकुलर बेस के आसपास मुझे लग रहा है थोड़ी सी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग 2425 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहे हैं। सो 2600 2580 एक आइडियल जोन होगा जहां पर आपको अपनी शॉर्ट पोजीशंस को रिव्यू करना चाहिए, एंड मुझे लग रहा है वहां पर जाके कहीं एक स्टेबिलिटी मिलेगी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करने के लिए। आपके लिए HUL में खरीदारी करने की राय। आइए, कैश का ऑप्शन तैयार है। आज हमारे साथ सुमित जी बहुत देर से शांत और खामोश बैठे हुए, कैश का ऑप्शन का बिल्कुल उन्हीं के लिए। सुमित जी फरमाएं। अरे जी, कैश का ऑप्शन में इंडेक्स स्पेसिफिक ऑप्शन है और मैं सोच रहा था कि कॉन्ट्रा कॉल ले लेना चाहिए। अब अच्छा खासा गिरावट आज देखने को मिल चुका है, तो निफ्टी में यहां से पुल बैक बाउंस बैक जरूर देखने को मिलना चाहिए। 16890 अभी निफ्टी स्पॉट ट्रेड कर रहा है, इसके लिए 16900 वाला कॉल अभी CMP 121-122 पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 16900 का निफ्टी का कॉल यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें।
इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 71 रुपए का 71, और ऊपर में जो टारगेट बाउंस बैक और पुल बैक में देखने को मिल सकते हैं 201 रुपए से लेके 221 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी का 16,900 का कॉल 121 के आसपास खरीदारी करें, 71 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, 201 और 221 ये दो टारगेट कल तक देखने को मिलने चाहिए। यहां से 16,950 का लेवल जैसे ही टूटेगा निफ्टी तो 17,050 का लेवल बाउंस बैक में देखने को मिल सकता है। ऐसा होने पे इस कॉल के टारगेट अचीव हो जाएंगे। ओके, तो सारे लिफाफा लेवल आए आ गए। 121 में खरीदिए, 71 का स्टॉप लॉस, 201 और 221 के टारगेट, 16,900 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने के लिए एक कॉन्ट्रा कॉल निफ्टी पर लिया है या अदानी ग्रुप के शेयरों पर, ये सुमित जी कल बताएंगे। फिलहाल निफ्टी पर लिया है। तो चलिए, ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। अच्छा, बाय द वे सर, आज का आपने वो नहीं दिया इन्वेस्टमेंट, निवेश का मंत्र, निवेश मंत्र, मार्केट मंत्र 8 नंबर वाला, 8 नंबर। हाँ, तो आज का वो है तो ग्रीन कलर ही है, लेकिन वो टर्कोइज, हाँ टर्कोइज ग्रीन, जिसको आप मयूर पंख वाला जो ग्रीन बोलते हैं, वैसा है। तो उस वैसा है। तो आज का मार्केट मंत्र ये है, और ये कलर है ना आपकी इंडिविजुअलिटी या पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आज का मार्केट मंत्र मैंने बनाया, ये मेरा ओरिजिनल है। अच्छा, हाँ, कुछ हाँ देखो, कुछ हम इंस्पायर होके भी लेते हैं, कुछ हमारे अपने। तो ये कि भाई सबसे पहले लोग है ना मार्केट को प्रेडिक्ट करके ऊपर नीचे की कोशिश करते हैं। मैं ये बोलता हूँ पहले अपने आप को पहचानो, आप किस तरह के इंसान हैं, ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर, 2020 प्लेयर है, वनडे प्लेयर है, टेस्ट मैच प्लेयर है ना। तो आपने अपने आप को पहचान लिया तो फिर उसके बाद बाजार वाला काम आसान हो जाता है। क्योंकि अगर जो इन्वेस्टर है उसको आप बोलोगे ट्रेडिंग कर तो वो पैनिक होकर लॉस कर लेगा। जो ट्रेडर है उसको बोलो कि तुम इन्वेस्टमेंट कर तो स्ट्रेस में बीपी बढ़ा लेगा, कोई मतलब नहीं है। तो आपकी अगर थॉट प्रोसेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है तो आप निवेश करिए। आपसे वो नहीं समझता कि मैं जब भी लेता हूँ पहले तो जब तक भाव ऊपर तब तक नहीं, तो फिर जैसे नीचे आए तो डर लगता है। तो फिर इसका मतलब आप ट्रेडिंग वाले टाइप के लोग, और फिर उस हिसाब से आप अपना स्किल सेट डेवलप कीजिए, उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाइए। ये आज का मार्केट मंत्र। कल एक और आएगा, कल आखिरी होगा। कल पिंक कलर वाला है, पिंक कलर ना, उसकी भी तैयारी है। बिल्कुल। सो नो योरसेल्फ। यस, नो योरसेल्फ। यस, नो योरसेल्फ। KYC, नो योर KYS, KYC और KYS। ठीक है, चलिए, ये है आपका आज का मार्केट मंत्र। अनिल जी की तरफ से इस पर रखनी है नजर। अपोलो टायर्स, वागले साहब से इस पर एक राय लेनी थी। वागले साहब, ब्रेकडाउन आया 5.5% का अपोलो टायर्स 260 के लेवल के करीब है, कैसे देख रहे हैं सर इस चार्ट को? दीपांशु, थोड़ा और डाउन साइड है। पिछले 4 दिनों का नहीं, 5-6 दिनों का बॉटम इसने ब्रेक किया है और मुझे लगता है थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है, लेकिन बेसिक ट्रेंड थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। अभी 264 का करंट भाव है, मुझे लगता है ये कम से कम 250 तक जा सकता है। वो ब्रेक होगा तो फिर 230-35 के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो थोड़ा सा बाउंस आता है, बेचे। आपका स्टॉप लॉस लगभग 270 का होना चाहिए और टारगेट 250, 245 टू 250। यह है आपके लिए राय इस समय अपोलो टायर्स पर। किरण जी, एक काउंटर आपसे भी पूछना था सर, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर जरा राय दें। बड़ा ब्रेकडाउन है, 4% नीचे, ए लेटर का ये भी काउंटर है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पे क्या चल रहा है किरण जी? देखिए दीप, एक अच्छा सपोर्ट 580 और 585 ये रेंज है। इसके नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो मैं काफ़ी बेरिश हो जाऊंगा। काफ़ी बड़ी फॉल हमने वर्टिकल फॉल देखी है 680 से 580 100 रुपए का, तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम करेक्शन होगा तो अच्छा रहेगा। और उधर अगर बेस बिल्डिंग मिलती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने चाहिए। पर 580 के नीचे की क्लोजिंग इस स्टॉक को बहुत वीक कर देगी और नेक्स्ट टारगेट सबको 450 440 के 540 550 ये नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा। तो 580 एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो 588 मेक और ब्रेक लेवल रहने वाले हैं, नजर रखिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, आज वैसे आप ट्रेड में एक बड़ा वाला ब्रेकडाउन इस काउंटर पर आते हुए दिख रहे हैं। सचिन जी, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, जरा इसको भी देखिए। मुझे याद है 1-2 और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पर आपकी राय लिए। डॉक्टर लाल में आज इतना बड़ा ब्रेकडाउन क्यों आ रहा है? अच्छी करेक्टिव वेव है। इनफैक्ट ये स्टॉक काफी रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा था पिछले हफ्ते में। लगभग 7 दिनों से लगातार यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस ही, एंड रोलओवर के बाद मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो रही है। तो लगभग अराउंड 2300 2250 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है। मुझे लग रहा है वहां पर आने के बाद वापस बाइंग की चेष्टा करनी चाहिए। फिलहाल तो इसे एक इंटरमीडिएट करेक्शन ही माना जाएगा। जो एक अच्छी रैली बनी थी 2100 से 2700 की, इसी का एक रिट्रेसमेंट है। तो लगभग अराउंड 2300 के आसपास रिव्यू करने की सलाह होगी कुछ बॉटम फिशिंग ट्रेड्स के लिए। ये है आपके लिए राय डॉक्टर लाल
पैथ लेब पर इस वक्त आती हुई। आइए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ बढ़ते आगे और हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ नई दिल्ली से कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। फर्टिलाइजर शेयरों और सेक्टर को लेकर उनके पास है खबर। तरुण बताइए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा सर, फर्टिलाइजर जो कंपनीज हैं जो एनपीके और डीएपी बनाती हैं उनमें आने वाले समय में एक प्राइस में एक बड़ी कमी आ सकती है और उस कमी आने का सीधा सीधा रीज़न है कि जो उनका रॉ मटेरियल है फॉस्फोरिक एसिड, उसमें इंटरनेशनल प्राइजेस में काफ़ी उसमें कमी आई है। जो जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर था उसमें करीबन 1750 USD डॉलर पर टन की कीमत थी, जिसको अब इंटरनेशनली मार्केट में घटाकर करीबन 1200 USD डॉलर पर टन कर दिया गया है। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो देश के अंदर भी जो फर्टिलाइजर्स कंपनीज हैं वो भी अपना जो फॉस्फोरिक एसिड का जो रॉ मटेरियल है उसका जो प्राइस है वो 1000 से 1150 के बीच रख सकती है। तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये डीएपी और एनपीके के लिए एक बड़ा रॉ मटेरियल होता है और इस रॉ मटेरियल की कमी की वजह से अब डीएपी में भी आने वाले समय में हम देखेंगे कि प्राइस में जो कीमतों में कमी आएगी, क्योंकि हमने जो इंटरनेशनल ट्रेंड देखा है उसमें भी ये देखा है कि जो डीएपी और एनपीके के जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनली भी कम हुए, लेकिन हमारी जो इंडियन फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उन्होंने इस प्राइस को सीधा सीधा कम्पनसेट नहीं किया। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि हाल ही में एक कंपनी ने जो इंपोर्ट किया है वो 1200 USD डॉलर पर टन के हिसाब से इंपोर्ट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी कम है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो प्राइस की कीमतें होती हैं ये क्वार्टरली बेसिस पे तय होती हैं और जो 30 सितंबर तक जो 1750 USD पर टन थी वो 1 अक्टूबर से इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 1200 USD पर टन हो गई हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो दाम कम होंगे ये सारी फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर काम करने वाले प्रोडक्ट्स का दाम कम होगा, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए अच्छी खबर है, ये रॉ मटेरियल है। जी 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 बताएं सर। जो ये फॉस्फोरिक एसिड है ये एनपीके और डीएपी बनाने वाली कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल है, लेकिन यदि आप इंटरनेशनली भी यदि प्राइस ट्रेंड देखेंगे सर तो जो डीएपी, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस वहाँ इंटरनेशनली कम हुए थे तो इंटरनेशनली डीएपी के भी प्राइसेस कम हुए थे, लेकिन जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उन्होंने इतना फ़ायदा कस्टमर को नहीं दिया। लेकिन अब क्योंकि प्राइसेस ड्रास्टिकली कम हुए हैं फॉस्फोरिक एसिड के, तो अब इनको रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो डीएपी और एनपीके के प्राइसेस भी आने वाले समय में कम करने पड़ेंगे। और दीप, आपको याद होगा जब जीएनएफसी पर हम काफी बुलिश थे, हम ये कह रहे थे कि जीएनएफसी के लिए डबल फायदा है, टीडीआई के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और इनके रॉ मटेरियल के दाम ऑलरेडी कम हो चुके हैं। करेक्ट। और इसी के दम पर हम जीएनएफसी को लगातार रिकमेंड भी कर रहे थे, प्लस साथ ही चंबल वगैरह ये सारे स्टॉक हैं जिनके लिए अब से लेकर बजट तक माहौल अच्छा है। तो इसकी वजह ये थी कि इन कंपनियों के खासतौर से जीएनएफसी के लिए कि भाई प्रोडक्ट के दाम कम हो रहे हैं। अब उसी चीज़ पर मुहर लगा रहे हैं तरुण की, इनके लिए रॉ मटेरियल का दाम कम होते हुए दिख रहे हैं, जो कंपनियों के लिए फायदे की बात है। जीएनएफसी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक हो सकता है। आज तो मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, हिला हुआ है, लेकिन अगर किसी को निवेश के लिहाज से खरीदना हो, किरण जी चार्ट्स देखिए और राय दीजिए क्या बढ़िया लेवल है एंटर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 620 से लेके 600 ये बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। मुझे नहीं लगता 600 के नीचे जाएगा, पर टेक्निकली अभी थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है। तो 620 के आसपास से एक्यूमुलेशन चालू करना चाहिए, 600 तक रखना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 600 के नीचे 590 के आसपास होना चाहिए और वापस एक बार रिव्यू आपको 680 के आसपास लेना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये है आपके लिए जीएनएफसी। फिलहाल तो ऑफकोर्स थोड़ा मार्केट खराब मूड में है, इसलिए आप नेगेटिव रिएक्शन देख रहे हैं, बट खबर वैसे इनके लिए अच्छी आती हुई दिख रही है। नजर रखिएगा इस काउंटर पर, हमारी एक्सक्लूसिव खबर है। आइए फाइनल स्ट्रैटेजी ले लेते हैं अनिल जी की तरफ से। संभले हुए हैं अनिल जी डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में परेशानी है, आधे % की गिरावट है, हालांकि ये भी निचले स्तर से थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार 1 से 1.5% नीचे हैं। कच्चा तेल ये अनिल जी अभी भी आपको 4% ऊपर दिख रहा है। रुपया डेज लो पर है, ऑलमोस्ट 60 पैसे की आज आपने रुपये में गिरावट देखी। अब 90 के स्तर से ज़्यादा दूर नहीं है रुपया। बताएं सर क्या करके जाना है?
देखो अपने तो सिंपल है दीप की ओवरनाइट पोजीशन तो मिनिमम रखनी है और क्लोजिंग तो कोई बहुत अच्छी तो हो नहीं रही। 17,000 के नीचे की क्लोजिंग में वैसे भी कंफर्ट नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि 16,800 16-20 की कोई एक लोएस्ट क्लोजिंग मिली थी, उसके ऊपर है तो कल की कल देखी जाएगी। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन करने जैसा माहौल है नहीं। अगर आपकी शॉर्ट है तो 16,700 के पुट ऑप्शन से आप हेज करके चले ओवरनाइट पोजीशन के लिहाज से। बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर बंद हो रहा है लेकिन 38,350 के नीचे कमजोरी है। अगला सपोर्ट लेवल 37,550 750 की रेंज में कल रहेगा। सो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन तो दोनों में बनाने की ओवरनाइट कोई राय नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से। जिन्हें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको तो हम लगातार कह रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कल गैप से खुला नीचे मिला तो कल की कल देखी जाएगी। तो ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। दूसरा क्या है आजकल पता भी नहीं चल रहा सही बताएं तो अमेरिका कैसे ट्रेड करेगा, डाउ क्या होगा। अब जैसे शुक्रवार को देखते हैं आप अमेरिका का हाल डे लो पर बंद हुआ, उस हिसाब से तो हम बहुत ही कम गिरे और ज़्यादा भी गिर सकते थे। गिरे भी जो आखिरी आधे एक घंटे में वो जो आशु जी ने बोला अदानी स्टॉक्स की वजह से, बाकी तो शायद इतना भी नहीं गिरते हैं। तो इसलिए बेहतर है ओवरनाइट रिस्क किसी भी तरफ की कम रखें, ये ज़्यादा बढ़िया जी। ओवरनाइट रिस्क नहीं कैरी करनी है। करेक्ट, अंडरस्टूड सर, ठीक है। मदरसन सुमी वायरिंग, ये इसमें 10 लाख शेयर्स के आपको सौदे होते हुए दिख रहे हैं, इस पर भी रखिएगा नजर। आइए फिर कुछ इंडेक्स मूवर्स पर आज राय ले लेते हैं इससे पहले कि हम क्लोजिंग की तरफ जाएं। अदानी पोर्ट्स और एंटरप्राइजेस तो ऑफकोर्स दोनों खराब ही रहे हैं। आयशर मोटर्स भी सुबह से कमजोर रहा है। मारुति में भी आपने गिरावट देखी है, काफ़ी कमजोरी के साथ ये क्लोज हो रहा है। टाटा कंज्यूमर एक और काउंटर है जिसमें आपने वीकनेस देखी है। हिंडाल्को ये भी लगातार आपको वीक ही दिखा है। हिंडाल्को पर राय लेना चाहूंगा सुमित जी से। सुमित जी, हिंडाल्को पर कोई व्यू सर? दिपांशु देखिए, आज तो गिरावट ही आई है, स्टॉक के अंदर दबाव भी देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल मेरे को लग रहा है कि डिप में इसमें खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बना है चार्ट्स के ऊपर 360 रुपए 370 रुपए के आसपास बना है, और ऊपर में जैसे ये 395 400 का लेवल तोड़ेगा तो उसके बाद इसके अंदर मोमेंटम बढ़ेगा और फिर स्ट्रॉन्ग मूव आने वाले कुछ दिनों में हिंडाल्को में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा कोई भी डिप आता है तो इसमें लोड लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। डॉक्टर एडीज बागले साहब, इस पर एक्शन अच्छा हुआ है, होल्ड आउट भी करा है, और अभी थोड़ी देर पहले ये भी खबर आई थी कि LIC ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जरा डॉक्टर एडीज देखें बागले साहब। दीपांशु, एज अ पोजिशनल ट्रेड बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर लिया जा सकता है। हल्का सा करेक्शन आता है तो ऐड किया जा सकता है। आपका 4300 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मेरा 4600 तक का टारगेट है, लेकिन अगर आप सिर्फ आज और कल तक की बात करेंगे, मुझे लुपिन में ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखती है। इसको इनफैक्ट BTST करके चले जाए, मुझे लगता है लेके जाए 10 से 15 रुपये आपको कल के दिन में ही मिल सकते हैं। 718 का स्टॉप लॉस, 745-48 का टारगेट, 15-1 रुपये मिलने चाहिए। लुपिन पर रखिए नजर, वहां पर वागले साहब को ज्यादा कन्विक्शन दिख रहा है और यहाँ से ऊपर जाने के आसार लुपिन के ज्यादा हैं। सचिन जी ने भी इसको रेकमेंड किया था। किरण जी, ONGC आज का निफ्टी का टॉप गेनर, ओपनिंग से ही टॉप गेनर आया, पूरे दिन इसने अपनी गेन्स होल्ड करी सर, एक बार भी बाजार की वॉलेटिलिटी में ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। 4-4.5% ऊपर बंद हो रहा है ONGC। होल्ड करके चलना चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट भी करने चाहिए पोजिशनली। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 128 का, और मैं मानता हूँ ये मोमेंटम जो चालू हो गया पिछले 3 दिनों से, ये कंटिन्यू होता नजर आएगा। मेरा पहला टारगेट रहेगा 139 का, उधर एक बार रिव्यू लेंगे। एक 140 अगर क्रॉस करता है तो सीधा टारगेट 148 का देखने को मिलेगा। जी आपके यहाँ घंटी बजी थी अभी? हाँ मेरे इधर? हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपके बोलते बोलते तो घंटी की आवाज आई एकदम, हमें लगा मार्केट 3.5 मिनट पहले कैसे बंद हो गया आज। दीप आई थी आपको? आई थी, मेरे को भी आई थी, मुझे भी आई थी, दीप को भी। अच्छा, हमारे अभी स्टूडियो में तो हमने घंटी भी नहीं लगा रखी। पता नहीं, हो सकता है मार्केट ही चाहते हो कि जल्दी बंद हो जाए। हो गया आज के लिए जो होना था है, 3-4 मिनट गिरने से बेहतर है पहले ही बंद हो जाए। ओके, जब सब चाहते हैं कि जल्दी बंद हो जाए तो फिर हम बढ़े सर फिर क्लोजिंग के लिए। बस आखिरी 3 मिनट जल्दी से आज का एक रिकैप देख लेते हैं। ऑटो स्टॉक्स ने होल्ड आउट नहीं किया, हालांकि ऑटो बिक्री दमदार रही है, बट बाजार के मूड माहौल और थोड़ा पीक आउट के संकेत जो आशु जी भी कह रहे थे। आयशर मारुति टॉप लूजर्स हैं आपके लिए, यहाँ पर गिरावट आपने आती हुई देखी है। टाटा मोटर्स से भी कोई योगदान नहीं रहा, बट टॉप लूजर्स है आपके अदानी ग्रुप स्टॉक्स। अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी में आने के बाद 8.5% आज नीचे है और अदानी पोर्ट 4.5% फिसला है। कंजम्पशन में भी टाटा कंज्यूमर, HUL, ITC तीनों ही फिसले हैं। बैंक्स में तो गिरावट थी ही, इंडसइंड, ICICI, एक्सिस, HDFC बैंक, ये सारे के सारे आपको वीक बनते हुए दिखे। बजाज फाइनेंस, HDFC लाइफ, ग्रासिम, SBI ये भी कमजोर थे। बजाज फिनसर्व, ब्रिटानिया, यहाँ पर भी आपने गिरावट देखी है। सारे काउंटर्स वीक थे। हिंडाल्को भी आपको गिरावट दिखाते हुए दिखा। GSW स्टील भी फिसला है। सिर्फ 7 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं। जब खुले थे हम तो 30 स्टॉक्स पॉजिटिव थे, बाद में सिर्फ 7 पॉजिटिव हैं। ONGC, रेड्डीज, BPCL, कोल इंडिया, सिप्ला,
एनटीपीसी, एयरटेल और डिवीज, जहां पर आपने थोड़ा बहुत ठीक ठाक एक्शन देखा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। लुपिन आज का स्टार 6% ऊपर, जाइडस लाइफ साइंसेज 6% ऊपर, ऑरो फार्मा 4% ऊपर, ग्लेनमार्क 3% की तेजी, इप्का, रेड्डीज, टोरेंट फार्मा और सिप्ला में भी अच्छी खरीदारी। तो फार्मा सेक्टोरली होल्ड आउट करते हुए दिखा, एक अच्छा रोटेशन यहां पर बना। एमसीएक्स में भी खरीदारी आपने देखी, साथ ही इंडियन होटल्स लाइफ हाई पर था और डेल्टा कॉप, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, ये भी कुछ थीम्स हैं जो अभी भी होल्ड आउट कर रही हैं। बट गिरावट में देखिए, अदानी एंटरप्राइजेज और पोर्ट्स तो थे ही, इंडिया सीमेंट 6.5% नीचे रहा, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, ये सारे सीमेंट स्टॉक्स आज फिसले हैं। चोला इन्वेस्टमेंट, पीरामल एंटरप्राइजेज में आपने गिरावट देखी है। जेके सीमेंट, नैल्को, टीवीएस मोटर्स, सिटी यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोलगेट, एल&टी फाइनेंस, एबीबी, महानगर गैस, आईसीआईसीआई प्रू और इंटरग्लोब एविएशन, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपने वीकनेस देखी है। कैश स्टॉक में भी आज भरपूर एक्शन था और अच्छा रोटेशन चुनिंदा नेम्स में आपने बनते हुए दिखाई। त्रिवेणी टर्बाइन 11.5% ऊपर था। कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, गार्डन रीच, यहां पर अच्छी खरीदारी रही। वीआईपी इंडस्ट्री 7% ऊपर रहा। आरबीएनएल और राइट्स दोनों में ही आपने अच्छी खरीदारी देखी है। ईआईएच, शैलेट होटल्स, लेमन ट्री, इन सभी काउंटर्स में पॉजिटिव मोमेंटम रहा। एफडीसी आज सुबह रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था एक्सपर्ट्स की। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, जहां पर हमने थोड़ी ब्लॉक डील्स भी होते हुए देखी हैं। सैनोफी इंडिया, इन्फीबीम, महिंद्रा सीआई, ऑयल इंडिया, इंडोको रेमेडीज, जेबी केमिकल्स और पॉली मेडिक्योर। अवंती फीड्स हमारा आज का नवरत्न एसआईपी 4% की गेंस के साथ ये भी क्लोज हो रहा है। बाजार को पसंद आता हुआ काउंटर। अदानी ग्रुप की बात करूं तो अदानी एंटरप्राइजेस पोर्ट्स के अलावा अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, यहां पर भी आपने गिरावट देखी है। अदानी ट्रांसमिशन भी 3.5% नीचे ही था। फाइन ऑर्गेनिक्स, यहां पर आपने वीकनेस देखी है, गिरावट आपने आती हुई देखी है। जहां तक इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का सवाल है, 5% टूटा है ये काउंटर। पतंजलि 3% नीचे रहा। इसके साथ ही इंडियन बैंक, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, केआईओसीएल, श्री रेणुका और साथ ही जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जहां पर कुछ सेलिंग भी हुई थी, और टाटा एलेक्सी जो करीब 3% नीचे रहा आज के ट्रेड में। ओके, तो ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग, सॉरी प्रोविजनल क्लोजिंग 16,878 पर निफ्टी की थोड़ी सी ऊपर आएगी, 16,890 के आसपास आनी चाहिए। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 37,978, 38,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी भी बंद होना चाहिए। लेकिन हफ्ते की कमज़ोर शुरुआत, इसमें कोई डाउट नहीं। और जितनी कमाई की थी शुक्रवार को, बैंक निफ्टी ने आधी गंवा दी, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा, और निफ्टी ने भी आधी से थोड़ी ज़्यादा गंवा दी। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। आज हम आपको कुछ हेल्दी रहने की ऐसी बेहतरीन टिप्स देंगे जिसका संबंध सीधा सीधा नेचर से है, यानी कि प्रकृति से, वातावरण से, है ना। अगर आप अपनी रोजाना ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने को तैयार है तो तय मानिए कि बीमारी आपसे कोसों दूर रहेगी। लेकिन शर्त यह है कि एक बार शर्त बताओ, इससे पहले सारे एक्सपर्ट्स को दिखाओ, बताएं, ताकि वैसे तो हमारे एक्सपर्ट जितने हैं उनमें ये समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट वाले लोगों को ये लग्जरी है नहीं, स्पेशली जो चैनल पे 8 बजे 8:30 बजे शो करते हैं। लेकिन फिर भी एक ही कंडीशन है, कौन कौन पूरी कर सकता है ज़रा मुझे बताइएगा। सूर्योदय के पहले आपको बिस्तर छोड़ के उठ जाना होगा। मेरे ख्याल से सब जो हमारी तो मजबूरी है, इनकी थोड़ी है। हाँ, कोई ऐसा है जो सूर्योदय के बाद उठता है? अच्छा, ये बोलेगा भी कौन हो, सवाल ही गलत है। अगर उठता भी होगा तो लेट उठने वाला। आज बंसल जी, आप तो 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। नहीं अनिल जी, मैं तो उठ जाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग पहले कुछ लोग थे अनिल जी, 1-2 लोग जो सर झुकाए बैठे थे, अब वो जैसा स्कूल में होता था ना, टीचर ने पूछा तो सब लोग कॉन्फिडेंटली आंखों में आंखें डालते हैं। हाँ। तो अब वो 2 लोग भी अनिल जी आपकी आंखों में आंखें डाल रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं आशु जी और कुणाल जी दोनों सूर्योदय के बाद उठते हैं? कुणाल जी सही है ऐसा? नहीं अनिल जी, बिल्कुल गलत है अनिल जी। देखिए अनिल जी, हम बिल्कुल सूर्योदय के समय उठते हैं। तो अनिल जी, ना बाद में ना पहले, बिल्कुल समय पर अनिल जी। वाह, व्हाट टाइमिंग, क्या बात है। तो चलिए आगे पीछे 5-10 मिनट की छूट है, कोई जितना न करे, लेकिन हाँ उठ जाए समय से। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी तो शर्त लगा लो, ये तो आपसे होगी नहीं, किससे नहीं होगी, ये तो फिर भी चलो मैनेज कर लोगे। सूर्यास्त के बाद खाना न खाएं। बोलो, कर सकते पूरी? नहीं ना। तीसरी वाली भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन करना जरूर चाहते हैं। 8 घंटे की नींद कम से कम लेना। वो तो बिल्कुल नहीं होगा, बाकी 2 हो जाए। 8 घंटे सो गए तो काम कर गए। हाँ, करना तो सब चाहते हैं भाई साहब। ये सब तीनों चीज़ करने के लिए तो बाबा ही बनना पड़ेगा। नौकरी करते हुए तो नहीं कर पाएगा, नौकरी हमसे तो ना हो पाएगा। लेकिन फिर भी जो कर पाए उनके लिए है कि आप सूर्योदय के पहले उठ जाएं, सूर्यास्त के पहले खा लें और 8 घंटे की नींद लें। और साथ ही
ये फालतू के इधर उधर के प्रोटीन के क्या क्या आते हैं, शेक आते हैं, कौन कौन से डब्बे में प्रोटीन आता है भगवान जाने। उससे बढ़िया है कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें खाएं। देखिए फिर आपकी सेहत कितनी चुस्त दुरुस्त रहती है। शाम 6 बजे हमारी खास पेशकश है आज का शो नेचर से हेल्थ केयर। इस पर हम करेंगे चर्चा कि किस तरह से रेगुलर लाइफस्टाइल आपको मदद करेगी हेल्दी रहने के लिए। हमारा साथ देंगे जाने माने होलिस्टिक हेल्थ गुरु मिकी मेहता जी, डॉक्टर मिकी मेहता जी होंगे, और मंजरी चंद्रा होंगी हमारे साथ, जो जानी मानी न्यूट्रिनिस्ट है, जो खाने पीने के बारे में आपको सलाह देगी। और मिकी मेहता साहब तो आपको हेल्थ के बारे में पूरी टिप्स देंगे। शाम 6 बजे नेचर से हेल्थ केयर मिस मत कीजिएगा। आप जो एंटीबायोटिक्स या फिर टॉप सेलिंग मेडिसिन ले रहे हैं वो दवा नकली है या असली है, अब आप बड़ी आसानी से इसका पता लगा पाएंगे सिर्फ एक स्कैन से। आप सोचिए कैसे। सरकार जल्द से जल्द एक ऐसी व्यवस्था लागू करने वाली है जिस पर दवा पर QR कोड लगा होगा और इसकी मदद से आप जांच कर लीजिए ओरिजिनल है कि नहीं। सरकार की योजना क्या है, कैसे आप ये स्कैन कर पाएंगे, इस पर हमारा बहुत ही बढ़िया टाइटल भी अच्छा है, स्टोरी भी अच्छी है। स्कैन से रुकेगा दवा का स्कैम। वाह, है ना, तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्कैन से रुकेगा स्कैम, ये है आज का हमारा विशेष कवर स्टोरी इंडिया से सीखिएगा। आज मेड इन इंडिया हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का पहला बैच वायुसेना में हो चुका है शामिल, और इसका नाम दिया है प्रचंड। बहुत ही जबरदस्त नाम है। इन स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स की खासियत क्या है, ताकत कितनी बढ़ेगी वायुसेना की, और कितनी ये बड़ी एडिशन है, और कैसे ये पाकिस्तान और चीन की लगी हुई सीमा पर भारत की ताकत बढ़ाएंगे। आरंभ है प्रचंड। यह आज की हमारी एक और कवर स्टोरी। तो शाम का आयोजन जबरदस्त है, और सुबह से लेकर दोपहर तक का आयोजन जो जबरदस्ती चल रहा था अब खत्म हुआ। 207 अंकों के नुकसान के साथ 16,887 पर समाप्ति की है निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी ने 602 अंकों के नुकसान के साथ 38,029 पर की है समाप्ति। सेंसेक्स को नुकसान हुआ है आज 638 अंकों का। 1% नीचे सेंसेक्स, 1.25% नीचे निफ्टी और 1.5% नीचे बैंक निफ्टी, बिल्कुल क्रम में गिरते हुए नीचे से ऊपर की ओर। विदा लेने का वक्त है। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, और साथ ही साथ किरण जी, सचिन जी, और कौन, और तो कोई है नहीं, सब हो गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। मुझे दीप को इजाज़त दीजिए, और कल आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम भी आ रहा है 11 बजे सुबह बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, अभी खाली इतने ही बता रहे हैं, कल आ रहा है बस, तो उसके लिए तैयार रहिए।